हेलो पेपर, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग सब अच्छे हो और आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। सो टुडे वी विल बी डूइंग टीडीएस के एक्सरसाइज क्वेश्चन फ्रॉम स्टडी मटेरियल। और टीडीएस इससे पहला जो प्रीवियस वीडियो था मेरा वो टीडीएस के कंसेप्ट्स के ऊपर थे एंड उसमें सारे कंसेप्ट मैंने बता रखे हैं। सब सेक्शन हमने डिस्कस कर रखा है, ब्रीफली अच्छे से हमने डिस्कस कर रखा है और जो सारे इलस्ट्रेशंस थे स्टडी मटेरियल के वो भी उसमें कवर्ड हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो एक्सरसाइज क्वेश्चंस है वो मैं इसमें बता रही हूँ क्योंकि इन केस अगर आपको सिर्फ एक्सरसाइज क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना है तो आप ये वीडियो देख लें, आपको पूरे कंसेप्ट वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो एक बार मैं आपको बता दूं कितने क्वेश्चंस हैं यहाँ पे। लास्ट के 2-3 क्वेश्चंस हमारे एज़ यूजुअल हमारे एमसीक्यूज रहते हैं, तो वो तो एरिया अपना जल्दी हो जाएगा। एंड कितने क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, 21 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो आई होप ये 45 मिनट्स के अंदर हो जाना चाहिए। लेट्स सी कितना टाइम लगता है अपने को। पहला क्वेश्चन क्या है, पढ़ते हैं। मिस्टर मधुसूदन इज़ रेगुलर इन डिडक्टिंग टैक्स एट सोर्स। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि मिस्टर मधुसूदन है वो रेगुलरली टीडीएस काटते हैं एंड डिपॉजिट करते हैं सेम इन रिस्पेक्ट ऑफ द क्वार्टर एंडेड 31 December 2019 अ सम ऑफ ₹80,000 was deducted from the contractors. The statement of tax related at source under section 200 was filed on 23rd March 2020 for the quarter ended 31/12/2019, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे जो स्टेटमेंट है हम जो फर्निश करते हैं वो 23 मार्च को हुआ, 31 दिसंबर का। तो क्या यहाँ पे डिले है ऑन द पार्ट ऑफ मिस्टर मधुसूदन? अगर यहाँ हमारा आपका आंसर येस है तो हाउ मच अमाउंट आपको डिफ़ॉल्ट में पे करना पड़ेगा, मतलब जो पेनल्टी लगेगा वो, और क्या कोई रेमेडी अवेलेबल है क्या, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मैं अगर आपको ये जो यहाँ पे जो क्वार्टरली स्टेटमेंट, यहाँ पे अपन जो क्वार्टरली स्टेटमेंट फर्निश करते हैं उसका डेट क्या होता है, एवरी क्वार्टर एंड के हिसाब से। जैसे अप्रैल मई जून, अगर 31 जून का होगा तो वो आपको 31 जुलाई के अंदर भरना है, ठीक है, स्टेटमेंट को फाइल करना है। वहीं पे अगर हाँ मतलब नेक्स्ट मंथ के 31 करना है, बट यहाँ पे अगर आपका 31 मार्च हो रहा है तो आपको 31 मई के अंदर करना है। तो इस केस में हमारा 31 दिसंबर है तो अपने को 31 जनवरी के अंदर क्या करना था, अपने को ये स्टेटमेंट फाइल करना था। और यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट फाइल हुआ है वो 23 मार्च को हुआ है, तो ऑब्वियसली मधुसूदन के पार्ट से डिले हुआ है। तो आंसर पढ़ते हैं, येस देयर हैज़ बीन डिले ऑन द पार्ट ऑफ मिस्टर मधुसूदन इन फाइलिंग द स्टेटमेंट ऑफ टीडीएस एज पर सेक्शन नंबर 200 रेड रूल 31A। जो स्टेटमेंट ऑफ टैक्स रिलेटेड सोर्स फॉर द क्वार्टर एंडेड 31 को हमको फाइल करना है ऑन और बिफोर 31 जनवरी। हाउएवर हमने क्या है फाइल 23 मार्च 2020 को, तो यहाँ पे 52 डेज़ का डिले हुआ है ऑन द पार्ट ऑफ मिस्टर मधुसूदन। बेसिकली 31 जनवरी से लेके हमारा 23 मार्च तक हम कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। नाउ इफ द आंसर टू 1 इज affirmative, yes it is affirmative, then how much amount can be levied on Mr. मधुसूदन फॉर डिफॉल्ट अंडर सेक्शन नंबर 234E। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो भी हमारा सेक्शन नंबर 234E है ऑफ इनकम टैक्स, वहाँ पे अगर कोई भी पर्सन फेल्स टू फाइल या डिलीवर या कॉस्ट, तो वो फेल्स टू फाइल मतलब वो फाइल नहीं कर पा रहा है या कॉस्ट टू बी डिलीवर द स्टेटमेंट ऑफ टीडीएस विद इन द प्रेस्क्राइब टाइम, तो उसको जो फीस पेनल्टी लगेगा वो ₹200 फॉर एवरी डे ड्यूरिंग द फेलियर कंटिन्यूस लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपने 52 डेज तक अपन फेलियर कंटिन्यू किए हैं, ठीक है, अपन फाइल नहीं किए 52 डेज, तो यहाँ पे अपना 200 इंटू 52 डेज लग जाएगा। बट यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो अमाउंट ऑफ फीस है ना वो हमारे अमाउंट ऑफ टीडीएस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इस केस में अपना 200 इंटू 52 डेज है 10,400, और जो सेट टीडीएस है वो अपना द सेट फीस डज नॉट एग्जिस्ट द टैक्स डिडक्टेबल। यहाँ पे बोला है कि हमको 80,000 का टैक्स डिडक्ट करना था, बट आपकी हमारा जो पेनल्टी लग रहा है वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे अपना 10,400 का लग रहा है। तो ये टीडीएस से ज़्यादा नहीं है, तो देयरफॉर 10,400 अपने को पे करना है। थर्ड बोल रहा है कि इज देयर एनी रेमेडी अवेलेबल टू हिम फॉर रिडक्शन वेवर ऑफ द लेवी। तो यहाँ पे बोल रहे कि क्या कोई रेमेडी है, अवेलेबल कुछ वेवर है या कुछ लोगों के लिए वेवर है क्या, ये सब अपने को बताना है। तो यहाँ ये जो आंसर है ये पर्टिकुलर आपका टीडीएस के लिए नहीं है, बट ये इनकम टैक्स एज अ होल है। तो यहाँ पे ये बताया गया कि जो सीबीडीटी है ना वो कुछ उसके पास पावर है कि वो कुछ जनरल या स्पेशल ऑर्डर पास करके किसी किसी प्रोविज़न में जो जो पेनल्टीज़ है या जो जो टाइम लिमिट्स है उसमें क्या कर सकता है, उसमें कुछ रेमेडी ला सकता है, कुछ वेवर ला सकता है, ठीक है। तो सीबीडीटी टाइम टू टाइम हमको बताता रहता है कि कहाँ कहाँ पे अपन ये सब कर सकते हैं। द सीबीडीटी में इशू सच ऑर्डर फ्रॉम टाइम टू टाइम इफ इट कंसिडर एक्सपेंडेड एंड सो टू डू फॉर द पर्पज ऑफ प्रॉपर एंड एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ द वर्क ऑफ असेसमेंट एंड कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू। तो ये जो लिस्ट था यहाँ पे जो प्रोविजन 139, 143, 144, 147 बेसिकली असेसमेंट के सेक्शंस है। यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि जो सेक्शन नंबर 243E है
जो सेक्शन नंबर 243 है वो इंक्लूडेड है इन द लिस्ट ऑफ सेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ जिसमें सीबीडीटी का पावर है कि वो रिलैक्सेशन इशू कर सकते हैं। तो हेंस अगर मधुसूदन को रेमेडी अवेलेबल होगा तो उसको एप्लीकेशन फाइल करना पड़ेगा सीबीडीटी को अंडर सेक्शन नंबर 119 और उसके लिए वो उनको वेवर और रिडक्शन अवेल करना पड़ेगा, ठीक है, अंडर सेक्शन नंबर 234E। ओके, तो ये क्वेश्चन हमारा टीडीएस का नहीं है, एक बेसिक सा क्वेश्चन है, तो एक बार इसको मार्क कर लो। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं कि श्रीमती विजया प्रोप्राइटर ऑफ लक्ष्मी एंटरप्राइज ने का जो टर्नओवर है वो ₹210 लाख ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 18-19 है। हर टर्नओवर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 वॉज 90 लाख। पहला प्रीवियस ईयर 18-19 में 210 था, अब का टर्नओवर है 90 लाख, ठीक है। डिसाइड वेदर द प्रोविजन रेडी टू रिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स आर एक्टेडेड फॉर द फॉलोइंग पेमेंट। फर्स्ट है उसने परचेज किया है कमीशन, परचेज कमीशन पेड टू वन एजेंट ऑफ ₹25,000 ऑन, मतलब परचेज का कमीशन पे किया है टू वन एजेंट 25,000 का ऑन 13 जून 2019 में टूवर्ड्स परचेज मेड ड्यूरिंग द ईयर। एंड देन वो पेमेंट की है सिविल इंजीनियर को ₹5 लाख फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ रेसिडेंशियल हाउस फॉर सेल्फ यूज़। ओके, तो फर्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन इसका मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे अपना सिविल इंजीनियर है, कंस्ट्रक्शन अपना 194C में दिमाग जाएगा, बट यहीं पे आपको मैं रोक दूँ आपको दिमाग जाने से पहले कि ये रेसिडेंशियल हाउस फॉर सेल्फ यूज़ है एंड 194C में हमको पर्सनल पर्पज़ वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको इंक्लूड नहीं करना है, तो यहाँ पे जो है वो 194C नहीं लगेगा। और यहाँ पे हमारा ये कमीशन पेड है तो ये वाला 194H लगेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन अब आंसर पढ़ते हैं। सिंस श्रीमती विजया टर्नओवर 210 लाख था इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, तो उनको जो टीडीएस है वो प्रीवियस ईयर 1920 में टीडीएस वो डिडक्ट कर सकते हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ टर्न। अभी का टर्नओवर क्या है डजंट मैटर, प्रीवियस अपन क्या देखते हैं यहाँ पे अपन प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर देखते हैं, ठीक है। मतलब ये जो सेक्शन नंबर 44AB में लास्ट प्रोसीडिंग में अगर हमारा जो टर्नओवर है वो 1 करोड़ से ज़्यादा है या फिर अगर हम प्रोफेशनल और हमारा जो ग्रॉस रिसीट है ₹50 लाख से ज़्यादा, तो अपन को टीडीएस काट सकते हैं। तो इन द प्रीवियस ईयर 2019-20 वो टीडीएस काट सकती है। तो फर्स्ट केस में टीडीएस हमारा लगेगा 5% के रेट में एंड यहाँ पे हमारा जो लिमिट है वो 15,000 का लिमिट है, ठीक है। तो टीडीएस हैज टू बी डिडक्टेड अंडर सेक्शन नंबर 194H इन रिस्पेक्ट ऑफ परचेज कमीशन, क्योंकि वो 15,000 से एक्सीड कर रहे हैं। एंड सेकंड केस में हमारा यहाँ पे 194C एक्सप्लेन कर दिया है कि HUF और इंडिविजुअल के केस में 1% लगेगा, अदर के केसेस में 2% लगेगा। बट यहाँ पे जो भी कोई भी इंडिविजुअल HUF को नहीं, अगर उनके पास सेक्शन नंबर 44AB वाला लिमिट वाला भी एक्सप्लेन कर दिया है। ये क्या लिमिट में क्या बोल रही हूँ ये सब जानने के लिए आपको प्रीवियस वीडियो देखना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप वो वीडियो स्किप करके इस क्वेश्चन में एकदम फ्लुएंटली आंसर दे पाएँ, ठीक है। इनकेस यहाँ पे क्या बोल रहा है, इन दिस केस सिंस श्रीमती विजय एज इंडिविजुअल है वो पेमेंट करिए 5 लाख को, बट वो कर रही है फॉर सेल्फ यूज़ के लिए, तो देयरफॉर शी इज़ नॉट लायबल टू डिडक्ट टैक्स एट अंडर सेक्शन नंबर 194C फॉर सच सम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द रेट एट विच टैक्स इज आइदर टू बी डिडक्टेड और कलेक्टेड। तो यहाँ पे अपने को पूछ रहा है कि अपना यहाँ पे TDS लगेगा कि TCS लगेगा, और जो भी लगेगा तो किस रेट पे अपने को लगेगा, ठीक है। तो फर्स्ट है कि पार्टनरशिप फॉर्म मेकिंग सेल ऑफ टिम्बर से अपने को याद आया TCS है, ठीक है। फिर यहाँ पे पेमेंट ऑफ इनकम ऑफ ₹25 लाख ऑन इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज़ ऑफ FII, ये वो एल वाले सीरीज़ के हैं, ठीक है। और यहाँ पे है नेशनलाइज बैंक रिसीविंग प्रोफेशनल सर्विसेज आते ही अपना 194J आ जाएगा। और वहाँ पे हमारा जो लिमिट था वो 30, हमने यहाँ पे 5 सर्विसेज पढ़े थे, ठीक है। और उसमें से 4 की जो लिमिट थी वो 30,000 की थी और एक की कोई लिमिट नहीं थी, डायरेक्टर फीस की कोई लिमिट नहीं थी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो नेशनलाइज बैंक है वो रिसीव कर रहा है प्रोफेशनल सर्विसेज फ्रॉम ए रजिस्टर्ड सोसाइटी ऑफ एन अमाउंट ऑफ ₹25 लाख अगेंस्ट द सर्विस चार्ज विल टू बी रिसीव। तो पहला वाला TCS है, बाकी दोनों वाला TDS है हमारे। अच्छा, फोर्थ वाला भी है, दैट इज पेमेंट ऑफ ₹5 लाख मेड टू मिस्टर फिल्प हु इज़ एन एथलीट बाय अ मैन्युफैक्चर ऑफ अ स्विम वेयर फॉर ब्रांड एम्बेसडर, तो ये भी हमारा TDS कटेगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट वाला केस में हमारा जो है वो TCS वाला है। तो यहाँ पे जो टिम्बर का जो सेलिंग का जो TCS का रेट है वो 2.5% का रेट है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अपने को रेट बताना है, व्हाट इज़ द रेट एट विच टैक्स इज आइदर। तो इसके लिए नोट 1 देखने की ज़रूरत है क्या। यहाँ पे एज पर सेक्शन नंबर 2061 में बोल रहा है कि हमको टैक्स कलेक्ट करना है 2.5% में बाय द पार्टनरशिप फ्रॉम बीइंग अ सेलर। तो आपको TCS में पता होगा कि जो सेलर है वो TCS करता है। बाकी TDS में क्या होता है, जो बायर है, पैसा कौन दे रहा है, देखो बायर पैसा देता है तो TDS के केस में ये डिडक्ट करेगा, बट हमारा TCS के केस में ये कलेक्ट करेगा, ठीक है। ये कलेक्ट करेगा, मतलब बेसिकली जो भी चार्जेस पे करेगा, जो भी कंसिडरेशन पे करेगा उसमें TCS का अमाउंट ऐड होगा एंड जो वो TCS का अमाउंट सेलर कलेक्ट करेगा एंड देन सेलर क्या करेगा, गवर्नमेंट को पे करेगा,
TCS का कंसेप्ट ये है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे कौन कलेक्ट करेगा, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, पार्टनरशिप फॉर्म मेक इन सेल, सेल कौन कर रहा है, पार्टनरशिप फॉर्म, तो यहाँ पे पार्टनरशिप फॉर्म कलेक्ट करेगा TCS एट द टाइम ऑफ डेबिटिंग द अमाउंट पेबल और एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट। तो यहाँ पे हमारा पेमेंट और क्रेडिट वाला था, यहाँ पे डेबिट और एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट विच इज अर्लियर की बेसिस में होगा, ठीक है। सेकंड यहाँ पे अपना पेमेंट फॉर इन्वेस्टमेंट, मैंने बताया कि ये आपका LB वाले सेक्शन में होता है, ठीक है। LD देखो, अल्टरनेटिव सेल्फ सिक्योरिटी सर एज्यूम टू बी, अब यहाँ पे अपना 2 सेक्शन आएगा। यहाँ पे अपने को बेसिकली फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स में अगर अपन ये एज्यूम करें कि ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, तो यहाँ पे अपना जो बेसिकली नॉन रेसिडेंट वाला था, तो इसमें अपने को कंसेशनल रेट में मिलता था, डेट इज़ 5% पे मिलता था। बट हमें हमेशा हमको पता है कि नॉन रेसिडेंट के केसेस में सेस ऐड होता है, तो 5% प्लस 4% 5.20% के हिसाब से लगेगा। बट यहाँ पे आप 194D भी लगा सकते हैं, दैट इज़ अगर कोई भी पर्सन रिस्पॉन्सिबल है FFI को देना कोई भी इंटरेस्ट बाय वे ऑफ इनकम, हमारा जो इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज है वो ये इस लाइन में आया है, तो उस बेसिस में यहाँ पे वो 20% चार्ज कर लिए है एंड देन 4% क्योंकि एक नॉन रेसिडेंट है तो 4%, बट मोर एक्यूरेट आंसर विल बी दिस, बट आप दोनों लिख के आ सकते हैं, ठीक है। थर्ड वाला क्या था, प्रोफेशनल सर्विसेज, हम थर्ड वाला प्रोफेशनल सर्विसेज था, यस प्रोफेशनल सर्विसेज था, यहाँ पे अपना 10% है 194J में, ठीक है। फोर्थ वाला क्या है कि पेमेंट बाय मैन्युफैक्चर ऑफ स्विमवेयर टू इट्स ब्रांड एम्बेसडर मिस्टर फिल्म एंड एथलीट, इफ़ अगर हमारा जो यहाँ पे रेसिडेंट है और एक नॉन रेसिडेंट है, तो अपने को यहाँ पे क्वेश्चन में दिया नहीं है कि ये रेसिडेंट है कि नॉन रेसिडेंट है, तो अपन दोनों एज्यूम करें, तो बेसिकली देखो यहाँ पे भी 2 एज्यूम किया है, यहाँ पे भी 2 एज्यूम किया है, ठीक है। तो अगर नॉन रेसिडेंट है तो 20% के हिसाब से लगेगा, ठीक है, 20% के हिसाब से। एंड अगर वो रेसिडेंट है तो हमने क्या प्रोफेशनल, प्रीवियस वीडियो में प्रोफेशनल का डेफिनेशन पढ़े थे, उसमें हमारे स्पोर्ट्समैन वगैरह कोच वाला था और उसका हमने इलस्ट्रेशन भी किया था, तो वो यहाँ पे हम उसी को मान लेंगे कि 194J के हिसाब से अपना TDS कटेगा, जो कि 10% है। इनकेस वो नॉन रेसिडेंट है तो 20% के हिसाब से कटेगा एंड वहाँ पे अपना सेस भी लगेगा, ठीक है। Illustration question number 4, examine the liability of for tax deduction and source in the following cases for the assessment year 2020 and 21. Wings Limited has paid amount of rupees 15 lakh during the year ended 31st March 2020 to Airport Authority of India towards landing and parking charges। तो इसमें हमारा जो कॉन्फ्लिक्ट था, हमारा इसमें क्या कॉन्फ्लिक्ट था कि ये अगेन ये 194I वाले में आएगा क्या, कि इसको हम रेंट मानेंगे क्या, तो यहाँ पे इसका हमने केस स्टडी पढ़ा ही था कि 194I नहीं होगा 194C होगा, ठीक है। तो इसका आंसर पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो लैंडिंग एंड पार्किंग चार्जेस है वो यूज़ ऑफ लैंड नहीं है, हमने क्या पढ़ा था, वो यूज़ ऑफ लैंड नहीं है, बट वो एयरक्राफ्ट का ऑपरेशंस है, जिसमें एयर ट्रैफिक सर्विस, ग्राउंड सेफ्टी सर्विसेज, ये सब सारे हमारे इंक्लूड होते हैं। केस स्टडी याद कर सकते हो, फेमस क्वेश्चन है, जापान एयरलाइंस कंपनी लिमिटेड वर्सेज सिंगापुर एयरलाइंस लिमिटेड। तो यहाँ पे हमारा 194I नहीं लगेगा, यहाँ पे हमारा टैक्स डिडक्टेबल होगा 2% में, क्योंकि यहाँ पे देखो इंडिविजुअल HUF नहीं, तो यहाँ पे 2% के हिसाब से 194C में लगेगा, ठीक है, समझ में आया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि ओमेगा लिमिटेड एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है और उन्होंने एक कॉन्सर्ट ऑर्गेनाइज किया है इंटरनेशनल आर्टिस्ट का इंडिया में, मतलब इंटरनेशनल आर्टिस्ट हमारे इंडिया में आने वाले हैं। इन दिस कनेक्शन वो एंगेज हो रही है सर्विसेज ऑफ एन ओवरसी एजेंट, इसलिए वो एक मतलब इसलिए वो सर्विस ले रही है एक ओवरसी एजेंट का, जो कि मिस्टर जॉन है फ्रॉम UK, टू ब्रिंग दैट आर्टिस्ट टू इंडिया। तो मतलब बेसिकली वो आर्टिस्ट के बहुत सारे मैनेजर्स वगैरह रहते हैं या फिर जो एजेंट रहते हैं जो वहाँ के ये सब काम करते हैं, उनको हमने हायर किया है एंड बेसिकली वो हमको वो लाके आर्टिस्ट देंगे इंडिया में। ही कॉन्टेक्टेड द आर्टिस्ट एंड नेगोशिएटेड विद देम टू परफॉर्म इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ अथॉरिटी गिवन बाय द कंपनी। ही डिड नॉट टेक पार्ट इन इवेंट ऑर्गेनाइज्ड इन इंडिया। The company made the payment of commission equivalent to rupees 1 lakh to the overseas agent। तो यहाँ पे तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, वो जो आर्टिस्ट है वो तो इंडिया आया नहीं, तो वो पैसे तो हमको कुछ करने नहीं है, बस हमने जो कमीशन पे किया है 1 लाख टू ओवरसी एजेंट। तो यहाँ पे आंसर क्या बोला है कि कोई भी ओवरसी एजेंट ऑफ एन इंडियन कंपनी अगर वो ऑपरेट करते हैं इसको खुद के कंट्री में एंड नो पार्ट ऑफ इनकम एक्रू और अराइज इन इंडिया, अगर वो एक बाहर का एजेंट है खुद के कंट्री में काम कर रहा है, तो हमारे इंडिया में आके क्यों वो टैक्स देगा। हिज कमीशन इज यूजुअली रेमिटेड डायरेक्टली टू हिम एंड इज देयरफॉर नॉट रिसीव्ड बाय हिम और ऑन बिहाफ ऑफ
ऑफ इंडिया। द कमीशन पेड टू द नॉन रेसिडेंट एजेंट फॉर सर्विस रेंडर आउटसाइड इंडिया इज दस नॉट चार्जेबल टू टैक्स। तो यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पे जो हम कमीशन पे कर रहे हैं नॉन रेसिडेंट को, वो एजेंट को, वो हमारा चार्जेबल टू टैक्स नहीं है। एंड सिंस क्योंकि वो हमारा चार्जेबल टू टैक्स नहीं है तो हम TDS में नहीं काटेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी एक बार मार्क कर लो, थोड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। तो हमने केस स्टडी डायरेक्ट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, उसके बाद है कि रमेश एक बिल्डिंग को सबलीस में दिया था मैक लिमिटेड को, जो कि इफेक्ट हो रहा था 1 जुलाई से, ऑन अ रेंट ऑफ ₹20,000 पर मंथ में। ठीक है, कंपनी ऑल्सो एक हायर में ली थी एक मशीन फ्रॉम रमेश इटसेल्फ। ठीक है, विथ इफेक्ट ऑन 1 नवंबर ऑन द हायर चार्जेस ऑफ 15,000 पर महीना। तो जो रेंट ऑफ बिल्डिंग एंड हायर चार्जेस ऑफ मशीनरी वे क्रेडिटेड बाय द कंपनी ऑन द अकाउंट ऑफ रमेश। तो यहाँ पे अपने को बेसिकली इसका जो क्वेश्चन है, यहाँ पे अपने को एक लिमिट दी गई थी, यहाँ पे अपने को जो एक लिमिट दी गई है और उसी के ऊपर एक क्वेश्चन ऐसे ही सेम क्वेश्चन एक इलस्ट्रेशन में है। तो मैं आपको बता दूं क्या लिमिट थी। पहले हमारी जो लिमिट थी वो 1,80,000 की थी, अब वो जाके 2,40,000 लिमिट हो गई है। तो इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। 2,40,000 की हमारी लिमिट है 194I में। ठीक है, तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि अगर रमेश से, ठीक है, हमारा सिंगल पर्सन है ये रमेश से हम क्या किए हैं, हम एक मशीनरी हायर में लिए हैं और एक यहाँ पे हमने क्या लिया है, बिल्डिंग हायर में लिया है, सॉरी बिल्डिंग रेंट में लिया है, मशीनरी हायर में लिया है। इसके रेट्स भी डिफरेंट है। ठीक है, तो अगर हमको जो 2,40,000 का अमाउंट देखना है वो इसका एग्रीगेट करना है। ठीक है, बट हाउएवर अगर ऐसा क्वेश्चन होता कि ये मिस्टर आर है और ये मिस्टर एस है, इससे हम बिल्डिंग रेंट में लिए, इससे हम हायर किए मशीनरी, तो क्या हम एग्रीगेट करते क्या? तब हम एग्रीगेट नहीं करते। अगर सेम पर्सन हम कर रहे हैं तो हम एग्रीगेट करेंगे। तो यहाँ पे अपना जो एग्रीगेट का अमाउंट है वो दैट इज 20,000 एंड 15,000 20,000 एंड 15,000। तो यहाँ पे देखो क्या क्या ऐड करेंगे। 20,000 पर मंथ है और ये कब लिया था, जुलाई में लिया था। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। ठीक है, 8 मंथ्स हुए। तो 20,000 इंटू 8 हमारा 1,60,000 है। हाँ 180, एक सेकेंड, ओ शायद ये ओके मैंने शायद जुलाई काउंट नहीं किया, ये 1 जुलाई से है। तो बेसिकली ये 9 मंथ है। तो 20,000 इंटू 9 मंथ के लिए अपना 1,80,000 आएगा। तो 1.8 लाख। पहले वाली लिमिट में आप कंफ्यूज ऑलरेडी हो जाते क्योंकि पहले 1,80,000 का था। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ये 15,000 है। 15,000 कब से है, 1 नवंबर से। तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 मंथ्स का है। तो 15,000 इंटू 5 हमारा 75,000 आ रहा है। एंड 1,80,000 प्लस 75,000 हमारा 2,55,000 आ रहा है, जो कि एक्सिट कर रहा है 2,40,000 से। ठीक है, तो यहाँ पे अपना जो होगा वो मशीनरी के केस में अपना 2% है, वेरेस अदर के केस में हमारा 10% है। तो अपन मशीनरी के केस में अपने TDS काटेंगे 2% में, यहाँ पे अपन काटेंगे TDS 10% के हिसाब से। ओके या अब फोर्थ है कि ₹2,45,000 पेड टू मिस्टर एक्स ऑन 1 Feb 2020 बाय कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट ऑन कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ हिज अर्बन लैंड। तो यहाँ पे जो अर्बन लैंड है ना उसमें अपना TDS कटेगा, बट अगर ये एग्रीकल्चरल लैंड आ जाएगा तो इसमें हमारा जो है वो TDS नहीं कटेगा। इसका ये अगेन वो L वाले सीरीज़ में है, सेक्शन मुझे भी याद नहीं रहता है। तो ये सेक्शन नंबर LA है, दैट इज टैक्स इज डिटेक्टेबल एट सोर्स एट द रेट ऑफ 10% अंडर LA में। ठीक है, इमूवेबल प्रॉपर्टी होना चाहिए अदर देन एग्रीकल्चर लैंड होना चाहिए। लिमिट अपने को 2,50,000 का दिया है। तो इस केस में अपना कितना का है, 2,45,000 का है। तो यहाँ पे अपना कोई भी TDS नहीं कटेगा। एंड अगेन अगर हमारा एग्रीकल्चर लैंड है तो उसमें भी हमारा कोई भी टैक्स नहीं कटेगा। और यहाँ पे एक टैक्स क्यों नहीं कट रहा है, क्योंकि वो हमारी जो लिमिट है उसको क्रॉस नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 भी क्लियर है। Now coming to next question, that is question number 5. Examine whether tax has to be deducted source under the provision. Okay. First है MSG and company, a partnership firm pays a sum of ₹43,000 as an interest on loan borrowed from an Indian branch of a foreign bank. तो यहाँ पे आपको बस एक ये चीज़ ध्यान रखना है कि जो पार्टनरशिप फर्म है ना, यहाँ पे अपन पार्टनरशिप फर्म पढ़ते हैं और अपने को ये ध्यान आ जाता है कि जो फर्म अपने मेंबर को देता था वो उसमें अपना नहीं लगता था इंटरेस्ट। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक पार्टनरशिप फर्म ने इंटरेस्ट पे किया है एक बैंक को, एक बैंक के ब्रांच को, जो कि बेसिकली एक फॉरेन बैंक है। ठीक है, फॉरेन बैंक है, उसका ब्रांच इंडिया में है। एंड वो जो पार्टनरशिप फर्म है वो उस फॉरेन बैंक के ब्रांच जो इंडिया में है उसको इंटरेस्ट पे किया है 43,000 का। क्यों क्या है, क्योंकि वो लोन बोरो किया था। तो इस केस में यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो 194A है वो हमारा क्या चीज़ है, अगर इनकम हो रहा है बाय वे ऑफ इंटरेस्ट अदर देन दोज ऑफ सिक्योरिटीज तो हमारा 194A लगेगा। ठीक है, बट यहाँ पे हमको स्पेसिफिकली एक्सक्लूड किया गया है, अगर जो हम ये
अगर हम ये जो इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं बैंक को, कोऑपरेटिव सोसाइटी को, उसका मैंने पूरा एक फ्लो चार्ट बना के बताया था कोऑपरेटिव सोसाइटी का अलग से। अगर हम बैंक को पेमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारा क्या है, ये इससे हमारा टीडीएस कटेगा नहीं। और क्या यहाँ पे क्वेश्चन है कि जो फॉरेन बैंक है क्या वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में आएगा, तो येस, अगर फॉरेन बैंक है और अगर उसका ब्रांच इंडिया में तो हमारे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के हिसाब से हमारा उसको हम इंडियन बैंक मानेंगे। और देयरफॉर जो इंटरेस्ट पेमेंट है वो हमारा उसमें टीडीएस नहीं आएगा अंडर सेक्शन नंबर 194A। कंसिक्वेंटली नो टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड, कोई भी टैक्स हमारा नहीं कटेगा, ठीक है। सेकंड में क्या बोल रहा है कि एवर फर्म हैज़ पेड ₹40,000 एज एन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगेन ये क्वेश्चन आ गया है, एवर फर्म हैज़ पेड ₹42,000 एज एन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर ए जो कि रेसिडेंट इन इंडिया है, एंड 44,000 एज एन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर बी जो कि एक नॉन रेसिडेंट। तो अगेन यहाँ पे मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि अगर पार्टनरशिप फर्म पार्टनर को इंटरेस्ट पे करी है तो वो हमारा 194A में नहीं आएगा। बट यहाँ पे जो नॉन रेसिडेंट, अगर वो पर्सन रेसिडेंट है, नॉन रेसिडेंट का हमारा सेक्शन नंबर 195 आएगा। सेक्शन नंबर 195 अभी तक हमने पढ़ा नहीं, वो इंटरनेशनल टैक्सेशन में पढ़ेंगे। तो जस्ट फॉर द क्लियरेंस मैं अभी आपको बता देती हूँ यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो बोल रहे हैं कि सेक्शन नंबर 194 हमको इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट काटना है, बट यहाँ पे स्पेसिफिकली एक्सक्लूड किया गया है पेड बाय द फर्म टू इट्स पार्टनर। अगर फर्म अपने पार्टनर को पे करी है इंटरेस्ट तो यहाँ पे हमको स्पेसिफिकली एक्सक्लूड किया गया है, देयरफॉर यहाँ पे कोई भी टैक्स डिडक्ट नहीं होगा। बट जो सेक्शन नंबर 195 है डज नॉट प्रोवाइड एनी एक्सक्लूजन इन रिस्पेक्ट ऑफ द पेमेंट। यहाँ पे ऐसा कोई भी एक्सक्लूजन नहीं है, तो यहाँ पे अपना टैक्स डिडक्ट होगा। रेट इन द फोर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट 44,000 के हिसाब से हमारा जो भी रेट हमको दिया रहेगा उसके हिसाब से अपने को काटना है। यहाँ पे अपना सेक्शन नंबर 195 आएगा। 195 अभी तक मैंने उसमें क्लियर नहीं किया था क्योंकि उसमें इंटरनेशनल टैक्सेशन के टर्म्स वो बहुत हैं एंड बिना उसको पढ़े हम 195 नहीं पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इसको भी एक बार अगर आप मार्क करना चाहें तो कर सकते हैं। उसके बाद बोले कि जो एवर फर्म है उसने पे किया ₹50,000 बिंग शेयर ऑफ प्रॉफिट टू पार्टनर बी जो कि एक नॉन रेसिडेंट। तो यहाँ पे भी ये नॉन रेसिडेंट है, तो आई गेस यहाँ पे भी सेक्शन नंबर 195 लगने वाला है। तो हम डायरेक्ट आंसर देख लेते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि एज पर सेक्शन नंबर 10(2)A जो शेयर ऑफ प्रॉफिट अगर पार्टनर को मिलता है फ्रॉम द टोटल इनकम ऑफ द फर्म वो एग्जाम्प्ट होता है इज एग्जाम्प्ट फ्रॉम द टैक्स, देयरफॉर द शेयर ऑफ प्रॉफिट पेड टू नॉन रेसिडेंट इज नॉट लायबल टू टीडीएस। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो भी हमको प्रॉफिट रिसीव होता है पार्टनर को वो हमारा एग्जाम्प्ट होता है क्योंकि बेसिकली फर्म पे करता रहता है, ठीक है। तो देयरफॉर इसमें टीडीएस नहीं लगेगा। हाउएवर सेक्शन नंबर 195(6) प्रोवाइडेड द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग एनी सम वेदर और नॉट चार्जेबल टू टैक्स टू अ नॉन कॉर्पोरेट नॉन रेसिडेंट और टू अ फॉरेन कंपनी शैल बी रिक्वायर्ड टू फर्निश द इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू पेमेंट ऑफ द सम इन प्रेस्क्राइब फॉर्म। तो बेसिकली यहाँ पे ये बोल रहा है कि 195 सेक्शन में ये बोल रहा था कि अगर चलो ठीक है अगर चार्जेबल टू टैक्स नहीं है बट उसके साथ भी हमको एक इन्फॉर्मेशन फर्निश करना है कि क्या क्या पेमेंट हमने किया है इन प्रेस्क्राइब फॉर्म एंड मैनर में, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी आई विल टेल यू टू मार्क डाउन, ओके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। कम एयर लिमिटेड ने पे किया है पे किया है सम ऑफ ₹12 लाख ड्यूरिंग दिस टू एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया टूवर्ड्स लैंडिंग एंड पैकिंग चार्जेस। स्ट्राइक किया होगा, प्लीज़ टेल मी स्ट्राइक किया होगा। ये अगेन हमारा केस स्टडी था, ठीक है। यहाँ पे लैंडिंग एंड पार्किंग चार्जेस के ऊपर था। यहाँ पे वही यूज़ ऑफ लैंड वाला है, ठीक है। और यहाँ पे यूज़ ऑफ लैंड ये तो जब हमने उसमें पढ़ा था उसमें भी था, सेम है, तो उसको सेम ही लिख लो, ठीक है। तो इसमें कौन सा लगेगा, 194C लगेगा, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली 194I नहीं लगेगा, ओके। नेक्स्ट है मिस्टर हरीश वाइस प्रेसिडेंट है एबीसी बैंक का। उसने हाउस प्रॉपर्टी सेल किया चेन्नई में एज वेल एज रूरल एग्रीकल्चर लैंड फॉर ए कंसिडरेशन ऑफ 60 लाख एंड 15 लाख। ये सेम इलस्ट्रेशन है, आई गेस ये सेम इलस्ट्रेशन है। देखते हैं क्वेश्चन सेम ही है कि नहीं इलस्ट्रेशन से। यहाँ पे क्या बोल रहा है, हरीश है उसने एक अपना हाउस प्रॉपर्टी सेल किया है चेन्नई में एज वेल एज एक रूरल एग्रीकल्चर लैंड सेल किया है फॉर ए कंसिडरेशन 60 लाख एंड 15 लाख है टू मिस्टर सुरेश ए रिटेल ट्रेडर ऑफ गारमेंट ऑन 10/10/2019। मिस्टर हरीश ने हाउस प्रॉपर्टी को परचेज किया था 40 लाख पे, 10 लाख में। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू अपने ये है सेम है, ठीक है। अपने को क्या बताना है, टैक्स इम्प्लीकेशन मिस्टर हरीश के केस में, मिस्टर सुरेश के केस में। एंड इफ द डेट ऑफ एग्रीमेंट ऑफ, अच्छा यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा भी है शायद। इफ द डेट ऑफ एग्रीमेंट फॉर सेल ऑफ हाउस प्रॉपर्टी एंड द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑन द सेट डेट वाज दिस ऑन द सेट डेट made a payment of 5 lakh by way of account pay check to Mr. Harish for purchase of house property. Also discuss TDS applications and would your answer be different if Harish is a property dealer। मतलब वो illustration सपोज अगर ए कैटेगरी में आएगा तो ये थोड़ा A+ वाली कैटेगरी में आएगा, इसमें एक दो चीज़ आपको एक्स्ट्रा दिया है, तो कोई बात नहीं, चलो अपन कर लेते हैं। तो चलो पहले मैं आपको क्वेश्चन से पूरा आंसर बताती हूँ, फिर हम एक आंसर रेट कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि मिस्टर हरीश वाइस प्रेसिडेंट है, डजंट मैटर, वो हाउस प्रॉपर्टी सेल कर रहा है
डजेंट मैटर एज वेल एज रूरल एग्रीकल्चर लैंड करते हैं। पहले सबसे पहले रूरल एग्रीकल्चर का स्टोरी एंड करते हैं यार। रूरल एग्रीकल्चर लैंड सबसे पहले कैपिटल एसेट नहीं है, तो इसमें हमारा कैपिटल गेन नहीं आएगा। ठीक है, कैपिटल गेन नहीं आएगा। क्वेश्चन पढ़ के तो आपको पता चल गया होगा ना कि कैपिटल गेन लगने वाला है। उसके बाद अगर मैं आपको एक चीज़ और बताऊं कि कैपिटल एसेट तो नहीं है, 56(2)(10) में हमने ये पढ़ा है कि अगर कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी, कोई भी कैपिटल एसेट अगर हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं इनएडिक्वेट कंसिडरेशन में, तो उसमें भी अपन को वो, अच्छा चलो इसको अभी से नहीं बताती हूँ, कन्फ्यूज़ हो जाओगे। यहाँ पे फर्स्ट चीज़ अपन को पढ़ते हैं कैपिटल एसेट है। यहाँ पे पहले मैं आपको हरीश, यहाँ पे अपने को बेसिकली देखो हरीश के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बताना है, सूर्य के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बताना है। तो पहले मैं हरीश के पॉइंट ऑफ व्यू से बताती हूँ। वो बेसिकली क्या क्या है, वो एक हाउस प्रॉपर्टी बेचा है और एक रूरल एग्रीकल्चर लैंड बेचा है। ये हमारा कैपिटल एसेट नहीं है, तो इसमें उसका कोई भी कैपिटल गेन नहीं होगा। हाउस प्रॉपर्टी बेचा है, इसमें आपका कैपिटल गेन आएगा, कैपिटल गेन आएगा। ठीक है, तो कितना में बेचा बता दो। हमारे यहाँ पे सेल कंसिडरेशन अपने को 60 लाख दिया है। ओके, मिस्टर हरीश हैज़ परचेज द हाउस प्रॉपर्टी, मतलब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अपने को यहाँ पे 40 लाख दिया है। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू दे दिया, तो सेल कंसिडरेशन ये फाइनल नहीं हुआ है। ठीक है, यहाँ पे फाइनल क्यों नहीं हुआ है, हमारा सेक्शन है एक, सेक्शन नंबर क्या है 50C। ओके, भूल जाती हूँ सेक्शन नंबर क्या है, 50C क्या है बताऊँगी। तो यहाँ पे सेल कंसिडरेशन 60 लाख, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 40 लाख, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 85 लाख। रूरल एग्रीकल्चर लैंड को पूरा इग्नोर करते हुए चल रहे हैं क्योंकि वो कैपिटल एसेट नहीं है, उसमें अपना कुछ भी नहीं लगेगा। फर्दर यहाँ पे और भी अपने को स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू के ऊपर बोल रहा है। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि मिस्टर हाँ, डिटरमाइन इंप्लीकेशन द हैंड ऑफ मिस्टर हरीश एंड सुरेश। यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये नया पॉइंट है, ये अपने इलस्ट्रेशन में था। इफ़ द डेट ऑफ एग्रीमेंट फॉर सेल ऑफ हाउस प्रॉपर्टी एंड रूरल एग्रीकल्चर हमारा 1 जुलाई, तो पहले ऑब्वियसली हम लोग एग्रीमेंट में आए होंगे, देन हम लोग सेल के होंगे। तो एग्रीमेंट हमेशा सेल से पहले होता है, और उस एग्रीमेंट डेट वाले दिन हमारा जो यहाँ पे स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू था वो 75 लाख का था। 15 लाख को अगेन हम इग्नोर करेंगे, तो यहाँ पे आपका SDB ये 1 है, एंड यहीं पे आप यहाँ पे ब्लैक से लिख रही हूँ SDB 2, यहाँ पे आपका 75 लाख है। ठीक है, ऑन द सेट डेट मिस्टर सुरेश मेड पेमेंट ऑफ ₹5 लाख बाय वे ऑफ अकाउंट पे चेक टू मिस्टर हरीश। ओके, अगर आप कैपिटल गेन पढ़े होंगे तो आपको ये एक चीज़ पता रहना चाहिए कि यहाँ पे आपका डेट ऑफ जिस दिन आप सेल कर रहे हो और एग्रीमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे अपने को 2 स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू दिया है। तो अपन कौन सा स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लेंगे फॉर आर कैलकुलेशन, बाद में 50C क्या है वो बताऊँगी, पहले अपन कौन सा स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लेंगे फॉर 50C मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पे ऐसा कंसेप्ट है कि आप एग्रीमेंट वाले दिन अगर आप कुछ पेमेंट कर रहे हैं अदर देन दोज ऑफ कैश, ठीक है, अकाउंट पे चेक से अगर आप कुछ भी पेमेंट कर रहे हैं तो आप अपन एग्रीमेंट वाले दिन का स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ले सकते हैं। तो इस केस में इतना तो अपने को पता है कि अपन 75 लाख ले लेंगे। ओके, नाउ जो 50C है, ये 50C क्या बोल रहा है, 50C बोल रहा है कि हमारा जो सेल कंसिडरेशन है, यहाँ पे बोल रहा है ठीक है 60 लाख में अपने बेचे, बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू अपने यहाँ पे 75 लाख है। तो समटाइम्स 50C में बोल रहे हैं कि अपने को सेल कंसिडरेशन 60 लाख लेना है कि 75 लाख लेना है। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं पता है, 60 लाख पे प्लस 5% करते हैं। अगर इससे ज़्यादा अगर हमारा स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है तो ये जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है उसको हम सेल कंसिडरेशन ले लेंगे। तो यहाँ पे अपने यहाँ पे 60 लाख प्लस 5% करो तो 63 लाख आ रहा है, और यहाँ पे अपना 63 लाख और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है 75, तो कौन सा ज़्यादा है, 75 लाख है। तो ये जो हमारा सेल कंसिडरेशन है वो हमारा स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू हो जाएगा। तो अभी हमारा कैपिटल गेन निकालो, कैसे कैपिटल गेन निकालेंगे, सेल कंसिडरेशन में हमारा क्या आ जाएगा 75 लाख आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना आ जाएगा 40 लाख आ जाएगा, तो हमारा कैपिटल गेन कितना आ गया 35 लाख आ गया। इंटरसेक्शन के बारे में कुछ बोला नहीं है तो अपन ध्यान ही नहीं देंगे। तो यहाँ पे ये देखो 35 लाख, समझ में आया। एंड यहाँ पे अगेन अपने रूरल एग्रीकल्चर लैंड को पूरा तरीके से इग्नोर कर रखा है। ओके, नाउ ये तो हमारा हरीश के हाथ में था, अभी हम सुरेश के हाथ में पढ़ते हैं। ओके, नाउ सुरेश के हाथ के लिए आपको 56(2)(10) IOS इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के लिए सेक्शन नंबर 52(10) पढ़ना पड़ेगा। वहाँ पे अपने को ये बता रहा है कि अगर आपको कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी मिलता है
आइदर फ्री में मिलता है या अनएडिक्वेट कंसिडरेशन में मिलता है। इनएडिक्वेट कंसिडरेशन मतलब कैसे, अपने को देखो यहाँ पे आपको स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू दिया है 75 लाख। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू मतलब बेसिकली अगर आप उसको लेमन लैंग्वेज में देखें तो आज का मार्केट वैल्यू है, एंड आपका आज का मार्केट वैल्यू एक घर का 75 लाख है और आप उसको बेच रहे हैं 60 लाख में। किसको? ये सुरेश को, ठीक है, सुरेश ही है ना, सुरेश को। तो यहाँ पे ऑब्वियसली वो इनएडिक्वेट कंसिडरेशन हो रहा है, मार्केट वैल्यू से कम है देख रहे हैं, तो ये हमारा इनएडिक्वेट कंसिडरेशन हो रहा है। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो हाउस प्रॉपर्टी है ये हमारा इसमें 56(2)(10) एप्लीकेबल होगा, क्योंकि यहाँ पे वो इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्वायर किया है जो कि कैपिटल एसेट है फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। तो इसमें यहाँ पे अपना ये गिफ्ट वाला प्रोविज़न में अपना ये बेसिकली होता है। इसमें क्या होता है कि क्या चार्जेबल होगा, जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है वो माइनस जो हमारा सेल कंसिडरेशन था 60 लाख, इतना अपना इनएडिक्वेट था, ठीक है। तो इतना अपना जो 15 लाख है वो हमारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में 56(2)(10) में हमारा चार्ज हो जाएगा। बट यहाँ पे भी हमारा प्रोवाइडेड ये जो 60 लाख का 5% से ज़्यादा होना चाहिए हमारा स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, वरना नहीं होगा, ठीक है। एंड अगेन रूरल एग्रीकल्चर एंड कैपिटल एसेट नहीं है, तो यहाँ पे कैपिटल एसेट के पर ही 56(2)(10) है। तो अगर हमारा रूरल एग्रीकल्चर एंड कैपिटल एसेट ही नहीं है तो 56(2)(10) एप्लीकेबल ही नहीं होगा। और यहाँ पे भी अपन ऑन द डेट ऑफ एग्रीमेंट वाला ही होता है, तो यहाँ पे अपन जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लेंगे वो 75 लाख ही लेंगे, ठीक है। और अभी आते हैं TDS इम्प्लीकेशन क्या है। ये अभी तक हमने इनकम टैक्स इम्प्लीकेशंस बताए, टैक्स इम्प्लीकेशंस। अभी TDS इम्प्लीकेशन में हमारा जो है वो सेक्शन नंबर 194IA है। यहाँ पे अगर हमारा जो हाउस प्रॉपर्टी का, अगर हमारा जो है उसका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू नहीं, वैल्यू ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, याद रखो यहाँ पे स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू नहीं देखना है, वैल्यू ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर 50 लाख से ज़्यादा है तो हम TDS काटेंगे। इस केस में वैल्यू क्या था 60 लाख, तभी तो 60 लाख उसने पे किया, राइट। तो 60 लाख पे 1% दैट इज 60,000 हमारा TDS कटेगा। नॉट विद, यहाँ पे गलती ये होती है कि 75 लाख पे अपन कर देते हैं, तो यहाँ पे 60 लाख पे अपने को करना है। नाउ सेकंड क्वेश्चन, जो कि अगेन वो उस इलस्ट्रेशन में नहीं था, कि अपन कैसे इसको ट्रीट करेंगे अगर जो हरीश है वो एक प्रॉपर्टी डीलर है एंड सोल्ड द हाउस प्रॉपर्टी इन द कोर्स ऑफ बिजनेस। तो यहाँ पे अपना कैपिटल गेन की जगह क्या आ जाएगा, PGBP आ जाएगा। एंड क्योंकि वो PGBP आ जाएगा तो ये जो 35 लाख है उसको हम बिजनेस इनकम मान लेंगे इन द हैंड ऑफ हरीश। एंड इन द हैंड ऑफ सुरेश, यहाँ पे अपना सुरेश के हाथ में तो कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा, उसका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज एज इट इज आ जाएगा। TDS इम्प्लीकेशन में हमारा एज इट इज आ जाएगा। क्लियर है? अच्छा क्वेश्चन है, तो मतलब ये क्वेश्चन को मार्क कर लो और वो जो इलस्ट्रेशन वाला को छोड़ दो, मतलब ये क्वेश्चन कर लो तो इलस्ट्रेशन अपने आप आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट है सिद्धार्थ हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड ने रिसेंटली अकॉर्ड किया है रिकॉग्निशन बाय सेवरल इंश्योरेंस कंपनी टू एडमिट एंड ट्रीट पेशेंट ऑन कैशलेस हॉस्पिटलाइजेशन बेसिस। एंड ये जो पेमेंट कर रहे हैं TPA कर रहे हैं, अगेन ये हमारा केस स्टडी है, हमने पढ़ा है। हु विल प्रोसेस द क्लेम ऑफ द पेशेंट एडमिटेड एंड मेक पेमेंट टू वेरियस हॉस्पिटल इंक्लूडिंग SSS। तो यहाँ पे जो कॉर्पोरेट एंटिटीज़ है, तो यहाँ पे अपने को बोल रहा है कि 194J लगेगा कि 194C लगेगा। तो ये 194J लगेगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बेसिकली हमारा जो इंश्योरेंस होते हैं, ठीक है, हमारा इंश्योरेंस ली जाती है। इंश्योरेंस में क्या होता है कि सपोज आपको कोई हेल्थ इशू हो गया और आप एडमिट हैं हॉस्पिटल में, तो जो खर्चा होता है वो एक बार इंश्योरेंस कंपनी देती है। तो ऑब्वियसली इंश्योरेंस कंपनी तो हॉस्पिटल को तो हॉस्पिटल तो अपने एक्सपेंसेस भी मतलब हॉस्पिटल को तो इनकम मिलेगा ही, हॉस्पिटल को तो इनकम मिलेगा ही, राइट। हॉस्पिटल को पेशेंट से नहीं मिल के TPA से मिलेगा, थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर बोलते हैं, उनसे मिलेगा। तो यहाँ पे ये जो हॉस्पिटल का जो फीस है उसको तो हम प्रोफेशनल ही बोलेंगे ना, क्योंकि बेसिकली देखो यहाँ पे अगर वो बंदा एडमिट है तो वो वहाँ पे कोई कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विसेज हम प्रोवाइड करी, वो तो उनका जो प्रोफेशन है उनके प्रोफेशनल सर्विसेज ही प्रोवाइड करी, हॉस्पिटल मेडिकल रिलेटेड ही सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं वो, तो वो हमारा प्रोफेशनल सर्विसेज ही आएगा। और देखो यहाँ पे अपना 194J लगेगा, 194C नहीं लगेगा। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, एज पर द प्रोविजन एनी पर्सन इज, यहाँ पे अच्छा यहाँ पे 194J एक्सप्लेन कर दिया है। हाँ, यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो सर्विसेज रेंडर्ड बाय द हॉस्पिटल्स हैं वो प्राइमरी मेडिकल सर्विसेज हैं और देयरफॉर जो प्रोविजन है ये 194J का लगेगा। ओके, तो ऑल द ट्रांजेक्शन बिटवीन TPA एंड हॉस्पिटल वुड फॉल अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन नंबर 194J। क्वेश्चन नंबर 9 है कि एग्जामिन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रोविजन कंटेन इन चैप्टर दिस ऑफ द आल्सो वर्कआउट। ओके, तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो पेमेंट ऑफ 5 लाख मेड बाय JCP एंड कंपनी टू पिंगू इवेंट कंपनी लिमिटेड फॉर ऑर्गेनाइजिंग अ डिबेट कंपटीशन ऑन द सब्जेक्ट प्रिजर्वेशन ऑफ रूरल हेरिटेज ऑफ राजस्थान। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या होगा कि देखो यहाँ पे ये इवेंट वाला जो है ना वो हमारा प्रोफेशनल सर्विसेज में आता है। कब आता है? अगर स्पोर्ट्स रिलेटेड होता है तो, ठीक है। यहाँ पे ये हमारा डिबेट कंपटीशन हो रहा है तो इस केस में हमारा 194J नहीं लगेगा।
The service of event management in relation to sport activities has been notified by CBDT as professional services under section नंबर 194। तो यहाँ तो हमारा डिबेट कंपटीशन है, तो यहाँ पे अपना 194J अट्रैक्ट नहीं होगा, यहाँ पे अपना 194C अट्रैक्ट होगा, क्योंकि बेसिकली वो इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के पास गया तो कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट किया है। तो इस केस में इंडिविजुअल और HUF होगा तो 1% लगेगा और ना 2% लगेगा। तो यहाँ पे अपना यहाँ पे कौन है, कंपनी है, तो यहाँ पे अपना 2% के रेट में 194C के हिसाब से लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रॉफिट कमीशन ऑफ ₹1,00,000 पे हुआ है ऑन 10th June बाय री इंश्योरेंस कंपनी टू द इंश्योर कंपनी आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म ऑफ इंश्योरेंस एंड वेयर देयर वाज नो क्लेम ड्यूरिंग द। तो यहाँ तो ये री इंश्योरेंस का केस है, तो यहाँ पे अपना 194D नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, 194D का पहले एक्सप्लेन कर दिया। यहाँ पे बोला कि री इंश्योरेंस इज डिफरेंट फ्रॉम इंश्योरेंस, क्योंकि उसमें कोई भी डायरेक्ट कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप नहीं होता है बिटवीन द कस्टमर एंड द कंपनी। ठीक है, तो मतलब बेसिकली देखो, री इंश्योरेंस है बिटवीन द इंश्योरेंस कंपनी एंड द री इंश्योरेंस कंपनी के बीच में एग्रीमेंट होता है, नॉट विद द कस्टमर एंड द री इंश्योरेंस कंपनी, मतलब डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं होता है। बट अगर अपने को 194D अट्रैक्ट करना है तो जो भी कमीशन या अदर पेमेंट है वो शुड बी अ रेम्यूनरेशन रिवॉर्ड फ्रॉम सॉलिसिटिंग और प्रोक्योरिंग द इंश्योरेंस बिजनेस, वहाँ पे हमारा इंश्योरेंस बिजनेस प्रोक्योर होना चाहिए। तो यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी तो कोई भी ऐसा कुछ प्रोक्योर कर नहीं रही है, तो यहाँ पे सेक्शन नंबर 194D का कोई भी एप्लीकेशन नहीं होगा। हैंस जो भी प्रॉफिट इंश्योरेंस कंपनी को पे कर रही है तो उसमें हमारा 194D के हिसाब से TDS नहीं कटेगा। नेक्स्ट यहाँ पे बोल रहा है कि KD एक पार्ट टाइम डायरेक्टर है DAF प्राइवेट लिमिटेड का और वॉज पेड एन अमाउंट ऑफ ₹2,25,000 एज फीस विच वॉज एक्सक्लूडेड इन द नेचर ऑफ कमीशन ऑफ सेल। हमने पढ़ा डायरेक्टर फीस हमारा क्या होगा, 194G होगा। तो डायरेक्टर फीस अगर उसको ऑन द नेचर ऑफ सैलरी नहीं मिल रहा है, अगर सैलरी मिले तो 192 में जाएगा, अदरवाइज 190J में जाएगा। एंड डायरेक्टर फीस में ऐसा है कि इसमें कोई भी लिमिट नहीं है 30,000 की है। खैर इसमें तो लिमिट हो ना हो, यहाँ पे तो अपने को करना ही है। तो यहाँ पे अपने को टैक्स डिडक्ट करना है द रेट ऑफ 10% ऑन द कमीशन ऑफ ₹2,25,000। ठीक है, एग्जाम्पल 10, क्वेश्चन नंबर 10, मैक्स लिमिटेड पे कर रहा है 1,02,000 टू मिनी लिमिटेड, एक रेसिडेंट कॉन्ट्रैक्टर है हु अंडर द कॉन्ट्रैक्ट डेटेड मैन्युफैक्चर ऑफ प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिकेशन ऑफ मैक्स लिमिटेड बाय यूजिंग मटेरियल परचेज फ्रॉम मैक्स लिमिटेड। 194C का वन ऑफ द कंडीशन ये था कि जो भी हम जॉब वर्क वाला एरिया हो जा रहा है, तो जो भी हम गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और उसका रॉ मटेरियल हमको कौन दे रहा है, हमको जो हमको, मतलब सपोज हमने वो एग्जांपल देखा था ना कि उसको कपड़ा सिलवाना था एंड देन कपड़ा का काम उसको स्कर्ट सिलवाना था, मैंने ये एग्जांपल दिया था, राइट। और अगर उसका जो कपड़ा का स्कर्ट का कपड़ा भी अगर वही पर्सन ला के दे रहा है तो वो हमारा 194C में आएगा। 194C में वर्क का डेफिनेशन है वर्क कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जहाँ पे लेबर का सप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे अपना 194C लगेगा। कॉन्सिक्वेंटली अपने को 194C की बेसिस में ही करना है। और यहाँ पे बोल रहा है कि अगर मटेरियल कंपोनेंट को हम सेपरेटली नहीं दिखाएं तो पूरा जो टैक्स है होल इनवॉइस वैल्यू में डिडक्ट होगा। उसके बाद बोल रहे हैं कि कंपनी ऑपरेटिंग ए टेलीविजन चैनल मेक पेमेंट ऑफ ₹5,00,000 टू अ फॉर्मर क्रिकेटर फॉर मेकिंग रन इन कमेंट्रेटिव ऑफ ए 1 डे क्रिकेट। तो यहाँ पे आपको देखो, यहाँ पे क्योंकि फर्स्ट वाला 194C हो गया है, टेलीविज़न वाला हमने 194C पढ़ा, तो दैट मीन कि यहाँ पे 194C है। मैंने बताया कि स्पोर्ट्स वाला रिलेटेड अगर कुछ एक्टिविटीज़ हैं और इसमें यहाँ पे ये भी इंक्लूड होगा तो ये हमारा प्रोफेशनल सर्विसेज माना जाएगा एज पर सेक्शन नंबर 194J। तो यहाँ पे एंड अगेन 30,000 से एक्सीड हो रहा है, तो यहाँ पे 194J के हिसाब से अपना कटेगा 10%। ठीक है, उसके बाद EL लिमिटेड एक फॉरेन कंपनी है, वो हु पेज आउटसाइड इंडिया, सैलरी अपने एम्प्लॉय को दे रहा है मिस्टर राघवन, एक फॉरेन नेशनल एंड नॉन रेसिडेंट है फॉर सर्विसेज रेंडर इन इंडिया। तो यहाँ पे याद करो 192 में हमारा जो पेयर था वो एनी पर्सन था, पे ही हमारा एम्प्लॉय हमारा रेसिडेंट भी हो सकता है, नॉन रेसिडेंट भी हो सकता है। तो यहाँ पे सेक्शन नंबर 192 एक्ट्रैक्ट हो जाएगा इफ सैलरी पेबल टू नॉन रेसिडेंट चार्जेबल टू टैक्स इन इंडिया। यहाँ पे सेक्शन नंबर 9 बता दिया है। तो बेसिकली यहाँ पे बेसिक स्लैब रेट में देगा, तो यहाँ पे अपने को कुछ डेटा वगैरह तो गिवन है नहीं, तो अपन स्लैब रेट तो निकाल ही नहीं सकते क्योंकि अपने अमाउंट ऑफ सैलरी ही नहीं गिवन है। ओके, तो यहाँ पे याद रखना कि 192 अट्रैक्ट होगा रेसिडेंट एज वेल एज नॉन रेसिडेंट एम्प्लॉयज़ के लिए। क्वेश्चन नंबर 11, MNO लिमिटेड एम्प्लॉयर क्रेडिटेड सैलरी ड्यू टू द फाइनेंशियल ईयर 1920 अमाउंटिंग टू ₹3,40,000 टू द अकाउंट ऑफ Q एन एम्प्लॉय इन इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट ऑन 31 मार्च 2020। तो ये इसका टाइम क्या है डिडक्ट करने का, दैट इज एट द टाइम ऑफ द पेमेंट। Q हैज़ नॉट फर्निश एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट हिज इनकम लॉस फ्रॉम एनी अदर हेड और प्रूफ ऑफ इन्वेस्टमेंट पेमेंट क्वालिफाइंग फॉर डिडक्शन अंडर ATC। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है कि कंपनी ने मिस्टर Q को सैलरी पे की है 3,40,000 में और उसने कुछ भी इन्फॉर्मेशन फर्निश नहीं किया। तो यहाँ पे
अपने को एट द टाइम ऑफ द पेमेंट करना है। दिस एम्प्लॉय इज नॉट रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स एज अ सोर्स व्हेन सैलरी हैज़ नॉट बीन पेड बट इज मर्ली क्रेडिटेड टू द अकाउंट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, यहाँ पे बस वो क्रेडिट किया है, ठीक है, वो अभी तक पे नहीं किया है, तो यहाँ पे वो नहीं होगा। If the salary has been paid during the year to Q, MNO Limited has to obtain from Q सारे एविडेंस और प्रूफ की क्या क्या वो सेट ऑफ वन क्लेम, मैंने 3 सेक्शन आपको बताए थे, ठीक है, वो 3 सेक्शन का रेफरेंस आना चाहिए यहाँ पे। एविडेंस प्रूफ सब उससे मांगेगा और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको वो फर्निश करना है। ओके, बट यहाँ पे तो अभी तक यहाँ पे जो लिखा है वहाँ पे पेड वर्ड नहीं लिखा है, वो जस्ट बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डाला है। दैट मीन्स यहाँ पे अपना TDS नहीं कटेगा। ठीक है, 5 चीज़ें मैंने बताई थी जिसमें डेट खाली पेमेंट वाले आएंगे, बट फर्दर बाद में हम 2-3 और पढ़े थे जिसमें पेमेंट वाले आएंगे। तो वो ना आपको यहाँ पे यहीं पे पेज नंबर समथिंग में पूरा एक चार्ट बना रखा है स्टडी मैट में, वहाँ पे आपको बता रखा है कि एट द टाइम ऑफ पेमेंट में कौन कौन से सेक्शंस लग रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अपडेट कर लेना। यहाँ पे बोल रहा है कि टी एक इंडिविजुअल है जिसका टोटल सेल इन द बिजनेस ड्यूरिंग द ईयर हमारा 2.2 करोड़ था एंड उसने 9 लाख पे किया बाय चेक to contractor for construction of his factory building. No amount was credited earlier to the account of contractor in the books of T. तो फर्स्ट चीज़ यहाँ पे ये देखना है कि इंडिविजुअल यहाँ पे जो 194C अगर लगेगा तो किसके लिए लगेगा, तो वहाँ पे एनी पर्सन था एक्सेप्ट अगर कोई भी इंडिविजुअल या HUF है, अगर उनका जो टोटल टर्नओवर है वो 44AB वाले लिमिट से कम है। तो बट यहाँ पे हमारा 44AB वाले लिमिट से ज़्यादा, दैट इज़ 2.2 करोड़ है, तो यहाँ पे अपना मतलब दे आर एलिजिबल फॉर डिडक्टिंग टैक्स। यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे भी यही है कि वो 144AB से ज़्यादा लिमिट है, तो देयरफॉर ही इज़ लाइबल टू टैक्स ऑडिट। मैंने एक चीज़ आपको यही बताया था कि ही शुड बी लाइबल टू टैक्स ऑडिट फॉर डिडक्टिंग TDS। बाद में वो ऑडिट हुआ है नहीं हुआ है वो सेकेंडरी मैटर्स है, वो बाद में देखने की चीज़ है, बट अगर इफ़ ही इज़ लाइबल फॉर डिडक्टिंग TDS ही विल डिडक्ट TDS। ठीक है, तो यहाँ पे TDS डिडक्ट करेगा, बट यहाँ पे जो लिमिट है वो 30,000 और 1 लाख की थी आई गेस। हाँ, सिंगल वाला हो रहा है तो हम 30,000 देखेंगे, वैसे देखें तो 1 लाख है, तो यहाँ पे तो 9 लाख है, तो यहाँ पे अपना TDS कटेगा। एंड इंडिविजुअल है तो 1%, HUF इंडिविजुअल के लिए 1% था, अदर्स के लिए 2% था। उसके बाद है BCD लिमिटेड क्रेडिट किया 28,000 टूवर्ड फीस फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज एंड 27,000 टूवर्ड फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज टू द अकाउंट ऑफ SG इन बुक ऑफ अकाउंट ऑन 6/10 दिसना। द टोटल सम ऑफ 55,000 वॉज पेड बाय चेक। तो यहाँ पे अगेन यहाँ पे हम इंडिविजुअल कैपेसिटी देखते हैं। प्रोफेशनल सर्विसेज का 30,000 का लिमिट है, टेक्निकल सर्विसेज का 30,000 का लिमिट है, तो यहाँ पे हमारा 194J अट्रैक्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे देयरफॉर BCD लिमिट इज नॉट रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 जल्दी थोड़ा जा रही हूँ क्योंकि 45 मिनट अपन एस्टिमेट किए थे एंड इट्स ऑलरेडी 42-43 मिनट्स हो गया है। तो एंड 21 क्वेश्चन है अपने, मतलब और 10 क्वेश्चन अपने को करने हैं। ठीक है, तो मिस्टर आनंद हैज़ बीन रनिंग द सोल प्रोप्राइटरी बिजनेस, इसका अकाउंट्स ऑडिटेड है अंडर सेक्शन नंबर 44AB, मतलब उसका जो टर्नओवर है वो 202 लाख है, मतलब 2 करोड़ है फॉर द असेसमेंट ईयर 1920। ही पे अ मंथली रेंट ऑफ ₹15,000 फॉर द ऑफिस प्रीमाइसेस टू मिस्टर आर, जो कि ओनर ऑफ द बिल्डिंग है और वो भी इंडिविजुअल है। बिसाइड वो सर्विसेज चार्ज, ये अच्छा क्वेश्चन है, बिसाइड वो सर्विस चार्जेस पे कर रहा है ₹6,000 पर मंथ टू मिस्टर आर टूवर्ड द यूज़ ऑफ फर्नीचर फिक्सचर वैकेंट लैंड अपेरेंट देयर टू। तो यहाँ पे ये बेसिकली अपने को ये बोल रहा है कि अपन जब रेंट पे कर रहे हैं तो अपने उस पर सर्विस चार्जेस भी पे करते हैं, बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो सर्विस चार्जेस है वो मिस्टर आर तो नहीं रखते ना, वो तो बस एक मतलब गवर्नमेंट के एजेंट के हिसाब से वो कलेक्ट करके गवर्नमेंट को पे करेगा। तो यहाँ पे ये होगा कि जो ये 194I लगेगा ना वो सिर्फ और सिर्फ रेंटल पेमेंट में लगेगा। ऐसा होता है जनरली, बट रेंट वाले में केस में क्या होता है कि रेंट वाले केस में हमारा ये जो सर्विस टैक्स पे कर रहे हैं उसको हम इंक्लूड करते हैं। मतलब कि सर्कुलर आया था यहाँ पे बोल रहा था कि अगर कोई भी एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है बिटवीन पेयर और पेई, तो जो कंपोनेंट ऑफ GST है, जो कंपोनेंट ऑफ सर्विसेज है ना, उसको अगर वो इंडिकेटली सेपरेटली इंडिकेट हुआ है ना, तो उस कंपोनेंट में हमारा कोई भी TDS नहीं लगेगा। बट रेंट वाले केस में अगर वो फर्नीचर फिक्सचर वैकेंट लैंड ये सब यूज़ कर रहा है तो आपके रेंट वाले में इंक्लूड होगा। ठीक है, तो आपका यहाँ पे 194I इसमें लगेगा। 15,000 प्लस 6,000 का इंटू 12 करो 2,52,000 होगा, जो कि अगेन 2,40,000 से एक्सीड कर रहा है। तो यहाँ पे आपका बिल्डिंग है, राइट, बिल्डिंग है ना, हाँ बिल्डिंग है, तो 10% के हिसाब से, प्लांट मशीनरी होता है तो 2% के हिसाब से लगता। क्या बोल रहा है उसके बाद, बाय वर्चन ऑफ एन एग्रीमेंट विद अ नेशनलाइज बैंक अ केटरिंग ऑर्गेनाइजेशन रिसीव अ सम ऑफ ₹50,000 पर मंथ टुवर्ड द सप्लाई ऑफ फूड। ओके, ये आई गेस 194C आएगा। ओके, 194C एक्सपेक्टेड है क्योंकि केटरिंग वाला हमारा कॉन्ट्रैक्ट ही मानेंगे। उसके बाद बोल रहा है कि इंडियन कंपनी ग्रॉस सैलरी पे कर रही है इंक्लूडिंग अलाउंसेस एंड मॉनेटरी पर्क्वेसेस अमाउंटिंग टू ₹7,30,000 टू इट्स जनरल मैनेजर। बिसाइड कंपनी नॉन मॉनेटरी पर्क्वेसेस भी पे करी जिसका वैल्यू है 1,20,000। इसमें तो इस केस में अपने को क्या करना है, देखो मैं डायरेक्ट आंसर में ले चलती हूँ आपको। 7,30,000 अपने को ऐड करना है, नॉन मॉनेटरी पर्क्वेसेस अपना आ जाएगा 1,50,000। स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको सेक्शन नंबर 16 में, क्वेश्चन में अगर आपको कंप्यूटेड दिया रहता है तो आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस नहीं करना रहता, वहाँ पे कहीं भी कंप्यूटेड मेंशन नहीं किया गया, तो आपको स्टैंडर्ड
डिडक्शन माइनस करना है 50,000 का, ठीक है। तो यहाँ पे अपना लाइबिलिटी आ गया 8, उस पर टैक्स निकालेंगे 75। अब उसको मेरे को हमको एवरेज रेट निकालना है। एवरेज रेट क्या है, कितना आपका टैक्स हो रहा है इन कितना इनकम में, तो 75,400 डिवाइडेड बाई 8 लाख इंटू 100, तो हमारा जो एवरेज टैक्स रेट है वो 9.425% है, ठीक है। तो अगर हमको यहाँ पे द कंपनी कैन डिडक्ट 7,500, मतलब यहाँ पे दो चीज़ कर सकती है। आइदर फर्स्ट कंपनी क्या कर सकती है, 7,500 400 जितना टैक्स है उसको डिडक्ट कर सकती है फ्रॉम द सैलरी, या ऑल्टरनेटिवली वो क्या कर सकती है, वो टैक्स ऑन नॉन मल्टी परक्विजिट्स भी पे कर सकती है। मतलब जो 1,20,000 में 9.425% दैट इज 11,310 वो नॉन मल्टी परक्विजिट्स से TDS पे कर सकती है, और बैलेंस जो वो करेगी वो सैलरी से डिडक्ट करेगी। एक ही बात है, पर दोनों लिख के आ जाना, ठीक है। ओके, ए नोटिफाइड इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड, ये इंफ्रास्ट्रक्चर वाले अगेन वो हमारे एल वाले कैटेगरी के थे, ठीक है। ए नोटिफाइड इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड एलिजिबल फॉर एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन नंबर 1047 ऑफ द इनकम टैक्स पे इंटरेस्ट ऑफ ₹5 लाख टू ए कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन USA. द US कंपनी incurred expenditure of ₹12,000 for earning such interest. The fund also pay interest of ₹3 लाख टू मिस्टर एक्स जो कि एक रेसिडेंट है ऑफ ए नॉन जुरिडिक्शनल। तो इस केस में 194 LB में टैक्स डिडक्ट होगा 5% ऑन ग्रॉस इंटरेस्ट पे, हमने पढ़ा है कि ग्रॉस इंटरेस्ट में होगा, और इसमें एग्जेम्पशन भी 1047 में मिलता है। और यहाँ पे क्योंकि फॉरेन कंपनी को पेमेंट हो रहा है तो यहाँ पे अपना सेस भी लगेगा, और ये कंसेशनल रेट वाला है दैट इज़ 5%, तो 5% प्लस 4% इक्वल्स टू 5.2% में लगता है, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है हाउएवर इन केस जो नोटिफाइड इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड है वो इंटरेस्ट पे करते हैं टू अ पर्सन जो कि रेसिडेंट वाला है, तो इसमें सेक्शन नंबर 94A अप्लाई होगा। तो ये अगेन हमने पढ़ा नहीं है अभी तक, ठीक है। तो इसको यहाँ पे एक काम करो, मार्क कर लो। क्वेश्चन नंबर 13, द फॉलोइंग इशू अराइज इन कनेक्शन, ओके। हाँ, examine the tax liability. Employee of the central government receive arrear of salary for the earlier 3 years. He inquire whether he is liable for deduction of the tax on the entire amount of the current year. Okay. तो इस केस में क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर 192 अप्लाई होगा, क्योंकि एनी पर्सन अगर कोई भी एम्प्लॉय को पे कर रहा है, चाहे वो रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट, अपना 192 होता है। हाउएवर अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय होता है तो वहाँ पे उनको कुछ रिलीफ मिलता है, तो इसलिए वो क्या कर सकते हैं, वो पेयर को बता सकते हैं कि वो एलिजिबल है फॉर द रिलीफ, एंड उस हिसाब से TDS फिर कटेगा कुछ वो रिलीफ को देख के, ठीक है। उसके बाद एक TV चैनल पे कर रहा है ₹10 लाख ऑन 1 सितंबर एज प्राइज मनी टू द विनर ऑफ ए क्विज प्रोग्राम हु विल बी अ मिलियनियर। तो मतलब यहाँ पे अपना 194B आएगा, 194B भी नहीं आएगा, हॉर्स रेस वाला नहीं आएगा, 194B आएगा। तो यहाँ पे अपना कितना रुपया है, 10 लाख पे अपना 10 क्या है 30% से हिसाब से हमारा होता है, तो 3 लाख हमारा डिडक्ट होगा यहाँ पे। उसके बाद है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 50,000 पे कर रहा है पर मंथ एज अ रेंट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर अ बिल्डिंग इन विच 1 ब्रांच इज सिचुएटेड। तो यहाँ पे अपना क्या होगा, यहाँ पे 194 एट्रैक्ट होता है, बट यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं। और हमने सेक्शन पढ़ा था सेक्शन नंबर 196, तो वहाँ पे कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट, कोई भी कोऑपरेटिव बैंक, कोई भी इंश्योरेंस, इन लोग को अगर हम पेमेंट कर रहे हैं तो इसमें हम TDS नहीं काटेंगे। देखो सेक्शन नंबर 194I विच गवर्न द रिडक्शन, यहाँ पे अपना 2,40,000 से वो लगता। सेक्शन नंबर 196 हाउएवर प्रोवाइड एग्जेम्पशन इन रिलेशन टू पेमेंट मेड टू अ गवर्नमेंट फ्रॉम एप्लीकेबिलिटी ऑफ द प्रोविजन ऑफ TDS। तो यहाँ पे कोई भी TDS नहीं करेगा अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को हो रहा है तो, ओके। उसका टेलीविजन कंपनी पे कर रहा है 80,000 टू ए कैमरा मैन फॉर शूटिंग ऑफ ए डॉक्यूमेंट्री फिल्म। तो यहाँ पे अपना 194 J अट्रैक्ट हो सकता है, क्योंकि वो कैमरामैन हमारा प्रोफेशनल है। हाउएवर कैमरामैन की पॉसिबिलिटी है कि वो उस कंपनी का एम्प्लॉय भी हो सकता है। अगर वो एम्प्लॉय हो रहा है तो 192 अट्रैक्ट होगा, अगर वो प्रोफेशनल है तो 194 J अट्रैक्ट होगा। ये स्लैब रेट के हिसाब से होगा, ये हमारा 10% के हिसाब से होगा। स्टेट गवर्नमेंट पे कर रहा है ₹22,000 ऑन एज अ कमीशन टू वन ऑफ इट्स एजेंट ऑन सेल ऑफ लॉटरी टिकट। तो ये एक सेक्शन आएगा, बेसिकली ये सेक्शन ज़्यादा कॉमन नहीं है, 194G है। तो यहाँ पे अगर 15,000 की लिमिट दी गई है 5%, जो 194H जो कि कॉमन वाला है वही लिमिट्स हैं, ठीक है। तो वहाँ पे अपना TDS कटेगा, ओके। उसके बाद एक टर्फ क्लब अवार्ड ए जैकपॉट ऑफ ₹5 लाख ऑन द विनर वन ऑफ इट्स रेसेस। तो यहाँ पे अपना 194B भी आएगा, एंड यहाँ पे भी अपना 30% होगा अकॉर्डिंगली टैक्स हमारा। बट यहाँ पे जो पेमेंट है वो एक्सीड होना चाहिए 10,000 से, जो कि ऑब्वियसली हो रहा है, एंड 1,50,000 में अपना 5 लाख में 30% कटेगा, 1,50,000 आएगा TDS।
एग्जाम्पल 40। तो ये वो हरीश सुरेश वाला का एक पार्ट है। तो बेसिकली यहाँ पे अपना बेसिकली टैक्स इम्प्लीकेशन नहीं पूछ रहा अपन को, टीडीएस इम्प्लीकेशन पूछ रहा है। तो 194 IA के हिसाब से अपना यहाँ पे अगर जो अमाउंट है 50 लाख से एक्सीड हो रहा है तो वहाँ पे अपना टीडीएस कटेगा। 1% में कटेगा 90 लाख। अपने को एसडीबी नहीं देखना है। और रूरल एग्रीकल्चर लैंड को इग्नोर करेंगे। ऑन 17 जून अ कमीशन ऑफ रुपीज़ 50,000 वॉज रिटेन बाय द कंसाइनी एवीसी पैकेजिंग लिमिटेड एंड नॉट रिमिटेड टू कंसाइनर वेल रिमिटिंग द सेल कंसिडरेशन एग्जामिन द ऑब्लिगेशन टू द कंसाइनर टू डिडक्ट टैक्स। ओके, पहले चीज़ यहाँ पे 2-3 पॉइंट है। फर्स्ट यहाँ पे हाउस प्रॉपर्टी में अपना 90 लाख 50 लाख से ज़्यादा है कटेगा। 49 50 लाख से ज़्यादा है नहीं कटेगा। रूरल एग्रीकल्चर लैंड को इग्नोर करेंगे। सेकेंड वाला क्या बोल रहा है, अब यहाँ पे नोट क्या दे दिया है। सेकंड वाला अपना 194H एक्ट्रैक्ट होगा 15,000 5% के हिसाब से है। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को करना है। बट यहाँ पे जो यहाँ पे अगेन लिमिट 15,000 की है। तो यहाँ पे अपना 50,000 है तो 5% और 50,000 लगेगा। थर्ड बोल रहा है कि राज इज वर्किंग विद AP लिमिटेड इज एंटाइटल टू सैलरी ऑफ ₹55,000 पर मंथ। ही हैज़ अ हाउस प्रॉपर्टी जो सेल्फ ऑक्यूपाइड है। ही पेड एन इंटरेस्ट ऑफ ₹80,000 ऑन लोन। तो बेसिकली उसका अपना सारा इंटरेस्ट अपना सारा जो इनकम है अदर इनकम वो बता रहा है। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर द लोन वॉज टेकन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस। ही हैज़ नोटिफाइड हिज एम्प्लॉय AB लिमिटेड दैट देयर विल बी a लॉस ऑफ 82,000 इन रिस्पेक्ट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। हमको पता है कि जो लॉस हम तभी ध्यान देंगे अगर वो हाउस प्रॉपर्टी का है तो। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को 80,000 अकाउंट में लेना है। बेसिक हमको इनकम कंप्यूट कर लेना है। कैसे करेंगे, पहले 55,000 इंटू 12 हमारा सैलरी इनकम आ जाएगा। उसमें अपन वो स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस कर देंगे। उसके बाद उसने इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में उसने नहीं उसके बाद यहाँ पे 80,000 का अपना क्या आ रहा है, 80,000 का हमारा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी लॉस आ रहा है। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन में चलते हैं। 55,000 इंटू 12 किए, सैलरी डिडक्शन इतना माइनस के 6,10,000 में से अपन लॉस लेंगे हाउस प्रॉपर्टी का। अगर कोई लॉसेस है तो उसको हम एज्यूम नहीं करेंगे। ग्रॉस टोटल इनकम इतना हो जाएगा। डिडक्शन कुछ हमको इन्फॉर्मेशन दिया नहीं है नील, तो टोटल इनकम इतना हो जाएगा। इस पर हम टैक्स निकालेंगे एंड देन हम सेस ऐड करेंगे 740 और तो जितना होगा 19240 उतना अपने को टैक्स डिडक्ट करना है। पर मंथ अगर निकालना है तो डिवाइडेड बाय 12 करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 बड़ा क्वेश्चन है। तो 51 मिनट हो गया, मेरे को लग रहा है और आधा घंटा जाएगा ये वीडियो, क्योंकि एक्चुअली हर क्वेश्चन में बहुत सारे बीट है ना, तो वो हम कैलकुलेट नहीं किया था जब हम 45 मिनट्स देखे थे। हम तो रोल नंबर ऑफ क्वेश्चन 21 क्वेश्चन होता है, इसलिए बोलते हैं अंदर से डिटेल में पढ़ने से पता चलता है कि कितना फास्ट एक सिलेबस है। ठीक है, ओके, एनी हाउ क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, if foreign company seconded some employees to the SSC, a foreign company seconded some employees to the SSC and Indian collaborator this। अच्छा, मैं पहले बार पढ़ लेती हूँ, आपको समरी ही बता दूंगी, तब क्वेश्चन पढ़ेंगे काफ़ी और टाइम लगेगा। ओके, तो ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक फॉरेन कंपनी ना बहुत सारे एम्प्लॉयज़ एसएससी को बेचे जो कि इंडियन कोलैबोरेटर है, और वहाँ पे जो काम कर रहे थे वो इंडिया में, और जो एम्प्लॉय था वो इंडियन कोलैबोरेटर दे रहा था। ठीक है, उसके साथ यहाँ पे बोल रहा है कि उनको एक कुछ स्पेशल अलाउंसेस भी मिल रहा था, और वो जो स्पेशल अलाउंसेस मिल रहा था वो डायरेक्टली फ्रॉम द फॉरेन कंपनी इन द फॉरेन कंट्री मिल रहा था। ठीक है, जो इंडियन कोलैबोरेटर है वो सिर्फ 192 में डिडक्ट टैक्स के ओनली ऑन द कंपोनेंट ऑफ सैलरी विदाउट, मतलब उसने स्पेशल अलाउंस जो फॉरेन कंपनी देता था उसको वो कंसिडर नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ सैलरी पे टीडीएस काटा। ठीक है, ओके, फॉर दिस रीज़न जो रेवेन्यू अथॉरिटीज़ है वो ट्रीट किया इंडियन कोलैबोरेटर को एज एसएससी डिफॉल्ट, क्योंकि वो अलाउंसेस में टीडीएस नहीं काटा। एंड देयरफॉर यहाँ पे वो बोल रहा है कि यहाँ पे उसको सेक्शन नंबर उसको मतलब इंटरेस्ट पेनल्टी फीस वगैरह देना पड़ेगा, क्योंकि उसने स्पेशल अलाउंसेस में टीडीएस नहीं काटा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो यहाँ पे अथॉरिटी बोल रहा है वो ठीक बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। तो इसका हमारा एक केस स्टडी है न्यू दिल्ली वर्सेस इली लिली एंड कंपनी। ये है केस स्टडी। तो इसका क्या था, इन दिस केस सारे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो रेसिडेंट इन इंडिया है, और क्योंकि वो इंडिया में काम कर रहे हैं थ्रू प्रीवियस ईयर 1920, तो यहाँ पे जो टैक्स ड्यू हो रहा है स्पेशल अलाउंस में जो कि फॉरेन कंपनी से रिसीव हो रहा है, तो जो इंडियन कोलैबोरेटर है तो यहाँ पे जो इंडियन कोलैबोरेटर है उसको यहाँ पे सैलरी के साथ साथ यहाँ पे स्पेशल अलाउंसेस में भी करना है, क्योंकि 192 हमारा अट्रैक्ट हो रहा है। यहाँ पे देखो सबसे पहले सेक्शन नंबर 9(1) का रेफरेंस दिया है कि अगर कोई भी सैलरी है वो डीम्ड और एक्वायराइज इन इंडिया माना जाएगा अगर वो इंडिया में अर्न हो रहा है। तो सेक्शन नंबर 9 आप इंटरनेशनल टैक्सेशन में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है कि सेक्शन नंबर 192(1) में हमको बता रहा है कि सैलरी क्या रेट है। उसके बाद यहाँ पे जो बोल रहा है कि टीडीएस प्रोविज़न है, अगर कोई भी पेमेंट अट्रैक्ट हो रहा है सैलरी में तो आप जो कि अंडर सेक्शन
सेक्शन नंबर 9 है, तो उसमें हमारा प्रोविजन लग जाएगा TDS का 192। तो इसमें हमको एंटायर सैलरी पेड टू द एम्प्लॉय इंक्लूडिंग स्पेशल अलाउंसेस में अपने को क्या करना है, TDS काटना है। इसके बाद यहाँ पे ये केस स्टडी हुआ था, यहाँ पे ऐसा ऐसा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को ये बोलना है कि चलो ठीक है, उसको काटना था इंडियन वाले को, बट अगर ये जो है कौन है, if the resident employee have furnished a return of income under section number 139 on or before due date of filing of return of income, और वो इनकम को डिस्क्लोज कर रहा है और उसने एक सर्टिफिकेट टू दिस इफेक्ट भी अकाउंट प्रेस्क्राइब किया है, तो वहाँ पे उनको नहीं काटना पड़ेगा। तो बेसिकली यहाँ पे ये बोल रहा है कि अगर जो पेई है, मतलब जो एम्प्लॉयज़ हैं, उन्होंने रिटर्न फाइलिंग कर चुका है, ठीक है, और उन्होंने उस पर टैक्स पे कर रखा है, तो यहाँ पे अपने को TDS काटने की ज़रूरत नहीं है। बट हाउएवर यहाँ पे अपने को इंटरेस्ट लगेगा 1% पर मंथ और पार्ट देयर ऑफ, क्योंकि हमने डिडक्ट नहीं किया है, ठीक है। इन दिस केस द टैक्स इज नॉट बीन पेड बाय द रेसिपिएंट एम्प्लॉयज़, असिस्टेंट ऑफिसर कैन, बट यहाँ पे ऐसा कहीं पे भी मेंशन नहीं किया है कि जो एम्प्लॉयज़ है उन्होंने रिटर्न फाइलिंग किया है या उन्होंने टैक्स पे कर लिया है। तो यहाँ पे अपन ये मानेंगे कि हम एम्प्लॉयर से ही रिकवर करेंगे, बट यहाँ पे वो रहा है, ठीक है, हम एम्प्लॉयर से ही रिकवर करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे क्रक्स बोलूँ तो क्रक्स यहाँ पे ये है, इस एकदम घुमा फिरा के दिया। तो यहाँ पे बेसिकली सेक्शन नंबर 192 में जब हम सैलरी का TDS डिडक्ट करेंगे तो उसमें हमारा स्पेशल अलाउंसेस इंक्लूड होगा। बट अगर यहाँ पे जो हमारा पेई है, मतलब जो एम्प्लॉई है, उन्होंने टैक्स पे कर चुका है स्पेशल अलाउंसेस में, तो यहाँ पे इसकी कोई गलती नहीं है, पेयर की कोई गलती नहीं है। हाउएवर यहाँ पे बोल रहे हैं कि कोई भी पेनल्टी इम्पोज नहीं होगा अगर वो जेन्युइन और बोनाफाइड रीज़न है, कि मतलब उसको सही में पता नहीं था ऑब्लिगेशन है ऑफ स्पेशल अलाउंसेस, अगर वो जेन्युइन है और बोनाफाइड बिलीफ है कि इट इज़ नॉट अंडर एनी ऑब्लिगेशन टू डिडक्ट, उसको ऐसा लग रहा था कि उसका कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं है TDS काटने का, तो यहाँ पे अपना पेनल्टी नहीं लगेगा। हाउएवर यहाँ पे अपना इंटरेस्ट लगेगा, जो कि इंटरेस्ट हमारा 1% पार्ट देयर ऑफ लगेगा फॉर द मंथ और पार्ट देयर ऑफ लगेगा, ठीक है। कब से डिडक्टेड, जिस टाइम आप डिडक्ट करना चाहिए था आपको और जिस टाइम आप डिडक्ट किए हो उतना टाइम पे आपको इंटरेस्ट लग जाएगा। ओके, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। मिस्टर एक्स एक एम्प्लॉई है JK लिमिटेड का सिंस 10 अप्रैल, ही रिज़ाइन ऑन 31 मार्च 2020, ठीक है, और वो विड्रॉ किया ₹80,000 बिंग द बैलेंस इन EPF अकाउंट। ओके, यहाँ पे अपने पढ़े थे कि अपने यहाँ पे बेसिकली अपन 5 ईयर्स का लिमिट देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे अपना 2016, 17, 18, 19, 24 ईयर्स हुआ है, तो यहाँ पे जो भी विड्रॉ करेगा उसमें अपना क्या लग जाएगा, टैक्स लग जाएगा 192A। तो यहाँ पे 10% के हिसाब से लगेगा टैक्स डिडक्शन, ओनली इफ द अमाउंट हमारा एग्रीगेट होगा 50,000 से ज़्यादा। तो यहाँ पे कितना हो रहा है, 80,000 हो रहा है। तो यहाँ पे देखो 80,000 में 10% का हमें अपने को नेट अमाउंट 72,000 मिलेगा और 8,000 अपना TDS कट जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि MNO लिमिटेड एक प्रोड्यूसर है नेचुरल गैस का, एंड ड्यूरिंग द ईयर ये क्या कर रहा है, नेचुरल गैस सोल्ड कर रहा है वर्थ ₹20,50,000 टू मिस्टर HP, एक पार्टनरशिप फर्म है, ठीक है। उसके साथ वो इंकर्ड किया है 2 लाख का एज अ फ्रेट फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैस, और वो इनवॉइस रेस किया और क्लियरली बाइफोकेट किया बिटवीन द वैल्यू ऑफ द गैस एज वेल एज ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस। तो बेसिकली यहाँ पे ये बोल रहा है कि वो नेचुरल गैस सेल कर रहे हैं, तो नेचुरल गैस सेल करने का 20,50,000 है, और जो फ्रेट चार्जेस उसको वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो फ्रेट चार्जेस पे कर रहे हैं वो 2 लाख का है। तो वो जो इनवॉइस इशू किया दोनों को बाइफोकेट करके किया, तो हमको किस में TDS काटना है, किस में TDS काटना नहीं है। तो यहाँ पे अपने को वो बेसिकली इसमें और तो कोई सेक्शन नहीं आएगा, 194(6)C के आने के चांसेस है। बट यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे ये वर्क कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, इसमें अपना लेबर वगैरह नहीं लग रहा है, ये तो बेसिकली सेल कॉन्ट्रैक्ट है, राइट। अपने को पता है 194(C) हमेशा वर्क कॉन्ट्रैक्ट में लगता है, सेल कॉन्ट्रैक्ट वगैरह में नहीं लगता है। तो ये तो सेल कॉन्ट्रैक्ट, वो सेल कर रहे हैं उसको, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 194(C) भी अट्रैक्ट नहीं होगा। देखो, therefore in such circumstances TDS provision under section number 194(C) are not applicable on the component of gas transportation charges payable by Mr. HP to MNO Limited. Consequently, there is no liability to deduct tax under section number 194 in this case. Okay. उसके बाद थर्ड वाला है कि फ्लाई स्काई लिमिटेड ने अमाउंट पे किया है 5 लाख ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 टू एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया टूवर्ड्स लैंडिंग एंड पैकिंग चार्जेस। ये अगेन सेम है, यूज़ ऑफ लैंड नहीं आएगा, ये तो बेसिक ऑपरेशन आएगा, तो इसमें 194(I) नहीं आएगा, 194(C) आएगा। ओके, कि 3 बार रिपीट हो गया ये क्वेश्चन और इलस्ट्रेशन में भी था। उसके बाद आते हैं ये क्वेश्चन नंबर 17, दैट इज गामा लिमिटेड एंड इंडियन कंपनी एस्टैब्लिश इन द ईयर 2007। रिपोर्ट उसका जो टोटल इनकम है वो 22 लाख रिपोर्ट किया फॉर द प्रीवियस ईयर। उसमें जो TDS डिडक्ट हुआ था बाय डिफरेंट पेयर्स, जो कि अमाउंट हुआ है ₹1,68,000, और जो टैक्स पे किया है इन कंट्री A ऑन डबल टैक्स इनकम अमाउंट टू ₹30,000 फॉर विच द कंपनी इज एंटाइटल्ड टू रिलीफ अंडर DTAA। During the year, company paid itna advance tax. Company filed a return of income on 3rd November. Compute interest if any payable on 234A, B, C and the fees payable on 234F. Assume
कि ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविजंस आर नॉट एप्लीकेबल एंड कंपनी हैज नॉट ऑप्टेड द प्रोविजन ऑफ 115B। अच्छा क्वेश्चन है, बट इसके लिए पहले अपने को एडवांस टैक्स वगैरह वाला पढ़ना पड़ेगा और उसके बाद अपने को यहाँ पे रिटर्न ऑफ इनकम वगैरह पढ़ना पड़ेगा। तो मैं एक बार बोलूँगी कि आप इसको क्वेश्चन को मार्क कर लें, ठीक है। देखो एग्जाम टाइम पे अगर आप ये क्वेश्चन करोगे तो आपको ऑलरेडी सब पता होगा, तो आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। अभी के केसेस में अभी अपने को ये सब नहीं पता है तो अभी यहाँ पे ये क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं, तो प्लीज़ इस बार इसको मार्क कर लें एंड इसको बाद में ज़रूर से देखिएगा। जब ये वीडियो आप देखेंगे ना, अगर आपका पहले का कंसेप्ट क्लियर है तो अब ये वाला क्वेश्चन सॉल्व खुद से कर लें। अगर नहीं क्लियर है तो इसको एक बार मार्क करके कहीं जगह पे एक नोट कॉपी बना लीजिए, उसमें लिख लीजिए ये क्वेश्चन करना है आपको आफ्टर गेनिंग द नॉलेज ऑफ एडवांस टैक्स वगैरह ये सब का, ठीक है। तो मतलब बेसिकली यहाँ पे देखो इंटरेस्ट के बारे में बात करें तो फर्स्ट केस में 234A हमारा कब लगता है, जब हमने रिटर्न ऑफ इनकम फाइलिंग लेट से किया है। 234B एडवांस टैक्स पेमेंट का लोचा हुआ है उसमें लगता है, और 234C में हमारा ये वाला होता है, ठीक है। तो इसलिए एक बार अपन इसको छोड़ते हैं, ओके। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 18, 19, 20, 21 चार क्वेश्चन है। हाँ चारों क्वेश्चन हमारा क्या है, MCQ है। चलो ये जल्दी हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि मिस्टर संजय एक सैलरीड इंडिविजुअल है। मैंने ये हाईलाइट किया, क्यों बताऊंगी। उसने ब्रोकरेज पे किया ₹40 लाख ऑफ ऑन इतना टू बाय ए रेसिडेंशियल हाउस, ओके। तो यहाँ पे अपना ब्रोकरेज वाला 194H होगा। बट यहाँ पे आपको ये एक चीज़ ध्यान देना है कि इस जो सैलरी इंडिविजुअल वाला क्वेश्चन हमने इलिस्ट्रेशन में भी किया है और उसमें भी मैंने आपको मार्क करने के लिए बोला था कि जो 194H है ना वो सैलरी इंडिविजुअल पे नहीं लगता है, ठीक है। तो ये वाला हमारा इसमें तो संजय तो कोई भी TDS पे नहीं करेगा। नेक्स्ट आता है इसके फादर मिस्टर हरी एक रिटायर्ड पेंशनर हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट कर रहे हैं 15 लाख का, 25 लाख का एंड 12 लाख का ऑन 2019 मतलब 1920 में ही कर रहे हैं फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रेसिडेंशियल हाउस। तो विस रिस्पेक्ट टू द वो पेमेंट हमको बताना है कि कौन कौन सा करेक्ट है। फर्स्ट है कि संजय भी पे नहीं करेगा। हरीश इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट TDS सिंस दे आर नॉट सब्जेक्टेड टू टैक्स ऑडिट ऑन अकाउंट ऑफ बीइंग अ सैलरीड इंडिविजुअल एंड प्रिजनर। मतलब दोनों को यहाँ पे बोल रहा है कि टैक्स पे नहीं करना है क्योंकि वो सैलरीड इंडिविजुअल और पेंशनर है, तो यहाँ पे अपना सब्जेक्ट टू टैक्स ऑडिट नहीं होगा, ठीक है। फिर बोल रहे हैं कि बोथ मिस्टर संजय एंड हरी आर रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बताया कि संजय को तो नहीं करना है। यहाँ पे फिर संजय इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स एट द सोर्स बट मिस्टर हरी इज नॉट रिक्वायर्ड एंड हरी इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट एट सोर्स बट संजय इज नॉट रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स, ओके। तो इसमें अपने हिसाब से क्या क्या क्वेश्चन, इसमें एक बार अभी 50-50 वाला लाइफलाइन अपन यूज़ करते हैं। इसमें अपन 2 हटा देंगे। फर्स्ट है कि बोथ मिस्टर संजय, अपने को तो ये पता है कि संजय को तो अपने को TDS पे करना ही नहीं है, तो बोथ मिस्टर संजय और B और C हमारा हट गया। अब क्वेश्चन आता है A में और D में कि हरी इज़ रिक्वायर्ड टू पे TDS और नॉट। तो यहाँ पे सबसे पहले जो A है वो काफ़ी अपने को रिलेटिव लग रहे हैं कि यहाँ पे जो ये है हरी है उसको यहाँ पे नहीं करना है क्योंकि वो पेंशनर है। अपन ऑब्वियसली अगर सैलरी इंडिविजुअल का मान रहे हैं कि वो लिमिट से एक्सेप्ट नहीं कर रहा तो पेंशनर का तो मानेंगे। बट मैंने आपको एक सेक्शन बताया था, दैट इज सेक्शन नंबर 194M। सेक्शन नंबर 194M में क्या पड़ा था कि जो HF और जो इंडिविजुअल्स हमारे बाकी सब सेक्शन में जो मतलब अगर उनका जो लिमिट है वो टर्नओवर का लिमिट है 1 करोड़ से कम है, ठीक है। अगर वो सब केसेस हैं और अगर वो 50 लाख से ज़्यादा अगर उनका कुछ भी हो रहा है, 50 लाख से एक्सीड होना चाहिए, 50 लाख नहीं होना चाहिए, तो उनको TDS काटना है 194M के हिसाब से। तो इस केस में देखो हरी है हमारा, ठीक है, रिटायर्ड पेंशनर है, तो ये हमारा 194M में आएगा क्योंकि उनका जो लिमिट है वो 1 करोड़ से कम होगा टर्नओवर का लिमिट, ठीक है। एंड वो कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट करे 15 लाख का प्लस 25 लाख का एंड प्लस 12 लाख का, जो कि 52 लाख है, जो कि एक्सिड कर रहा है 50 लाख से। तो यहाँ पे 194M के हिसाब से इनको TDS पे करना है। तो हमारा जो आंसर है वो D होगा, दैट इज हरी इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स बट संजय इज नॉट रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स। क्लियर। तो इस केस में अपना जो आंसर होगा वो आंसर नंबर D होगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिस्टर राजेश एंड मिस्टर ब्रिजेश एक रेसिडेंट इंडिविजुअल है, उनको मिला है ₹2 लाख ईच, 12 लाख ईच। तो मिस्टर राजेश को भी उनको 12 लाख मिला है और मिस्टर ब्रिजेश को भी 12 लाख मिला है। और मैच्योरिटी ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी टेकन ऑन 31 मार्च 2012 एंड 1/4/2012, ठीक है। द सम एश्योर ऑफ विच इज़ 10 लाख, ओके। एनुअल प्रीमियम 1.110 लाख ईच है, ओके। नाउ ये अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमने इलस्ट्रेशन में किया है, तो बेसिकली मैं आपको इसका बता देती हूँ कि ये जो है अपना इसका सेक्शन नंबर हमारा 194DA है, ठीक है। आपको मैं इसको सॉल्व करके बताती हूँ। 194DA है, तो 194DA क्या बोलता है, यहाँ पे जो हमको इंश्योरेंस पॉलिसी का मैच्योरिटी मिलता है वो एक तो एग्जेम्प्ट होता है। एग्जेम्प्ट कब होगा, अगर कुछ कंडीशंस फुलफिल होगा।
एंड अगर वो कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा है तो ये एग्जेम्प्ट नहीं होगा, टैक्सेबल हो जाएगा, और टैक्सेबल होगा तो यहाँ पे टीडीएस कटेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जेम्पशन की कंडीशन क्या है, तो हमने डिडक्शन में पढ़ा था 80C में। ठीक है, 80C में लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का हमने कितना रिडक्शन मिलेगा, तो अगर कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी बिफोर 1412 ली गई है तो उसमें अपना जो डिडक्शन मिलेगा वो हमारा प्रीमियम अमाउंट मिलेगा, या फिर 20% ऑफ मैच्योरिटी वैल्यू मिलेगा। ठीक है, वेयर एज अगर वो 14 बट यहीं पे अगर आप जो इंश्योरेंस पॉलिसी लिए हो 1412 के बाद लिए हो तो यहाँ पे आपको जो डिडक्शन मिलेगा 80C के हिसाब से आप जो प्रीमियम अमाउंट पे किए हो और 10% ऑफ सम एश्योर्ड विच एवर इज़ लोअर मिलेगा। तो यहाँ पे जो कंडीशन है वो कंडीशन क्या है, वो इसी के बेसिस में है कि अगर आपका जो लिमिट है वो 20%, अगर आपका जो लिमिट है वो 20% के हिसाब से, और अगर आपका जो लिमिट है वो 10% के हिसाब से, अगर 20% के हिसाब से तो आपका जो सम एश्योर्ड है 20% से ज़्यादा प्रीमियम नहीं होना चाहिए। आप जो प्रीमियम पे कर रहे हैं वो आपका सम एश्योर का 20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और 10% के केस में आप जो प्रीमियम पे कर रहे हो वो आपका 10% ऑफ सम एश्योर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इस केस में अपने को सबसे पहले तो ये देखना कि एग्जेम्प्ट होगा कि टीडीएस लगेगा। तो मिस्टर राजेश क्या है, उसको मिस्टर राजेश का केस देखते हैं। पहले उनको 12 लाख रिसीव हो रहा है और मैच्योरिटी वो लिए थे 31 मार्च 2012 को, जो कि इसमें हम 20% ऑफ सम एश्योर देखेंगे। सम एश्योर बोल रहा है कि 10 लाख है, तो 10 लाख का पहले 20% कर लो तो अपना 2 लाख आएगा। फिर अपना यहाँ पे जो प्रीमियम अमाउंट है वो 1.10 लाख है, जो कि 2 लाख से कम है। तो यहाँ पे इस केस में क्या होगा कि मिस्टर राजेश को यहाँ पे टीडीएस नहीं काटना है, क्योंकि उनको जो मैच्योरिटी रिसीव होगा वो उनका एग्जेम्प्ट होगा। ठीक है, सेकंड केस में देखो ब्रिजेस अपना 1/4/2012 तो यहाँ पे अपना सम एश्योर का 10% होगा। तो सम एश्योर 10 लाख है, उसका 10% 1 लाख से ज़्यादा प्रीमियम है, तो यहाँ पे अपना एग्जेम्प्ट नहीं होगा। एग्जेम्प्ट नहीं होगा तो टीडीएस कटेगा। टीडीएस किस रेट से कटेगा, इसमें भी हमारा अमेंडमेंट है, टीडीएस किस रेट से कटेगा। अपने पास 2 रेट थे। फर्स्ट तो पहले क्या होता था, बिफोर 1919 अपना क्या होता था, यहाँ पे अपना 1% के हिसाब से कटता था। ठीक है, 1% ऑन मैच्योरिटी अमाउंट, जितना अपने को मैच्योरिटी अमाउंट मिला उसमें 1% से कटता था। अब क्या होता है, अब 5% से कटता है ऑन इनकम अमाउंट। नाउ व्हाट इज दिस इनकम अमाउंट? इनकम अमाउंट मतलब आज तक आपने जितना प्रीमियम पे किया है और अभी आपको जितना पैसा मिला है, जितना आपको मैच्योरिटी वैल्यू मिला है और जितना आज तक आपने प्रीमियम पे किया है। तो अभी आपने को मैच्योरिटी वैल्यू कितना मिला है, 12 लाख, और आपने प्रीमियम कितना पे कर रखा है 1,10,000। एंड ये 1,10,000 हमने अपनी पॉलिसी कब ली थी 1/4/2012, तो अभी मैच्योर हो रहा है 31 मार्च 2020। तो 8 साल के लिए हम प्रीमियम पे किए हैं 1,10,000। तो 1.1 इंटू 8 करेंगे तो 8.8 आएगा, एंड 8.8 माइनस 12 करेंगे तो अपना 3,20,000 आएगा, 3.2 आएगा। इसमें अपन 5% करेंगे इंटू 5%, तो अपना यहाँ पे 16,000 आना चाहिए। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पे यस बोल रहा है कि राजेश को भी डिडक्ट करना पड़ेगा, तो रॉन्ग हो जाएगा। नो टैक्सेस नॉट डिडक्टेबल द सोर्स और मैच्योरिटी पे रिसीव बाय आइदर मिस्टर राजेश। तो यहाँ पे मिस्टर राजेश को पे एग्जाम्प्ट होगा, मिस्टर ब्रिजेस के लिए पे करना है, तो ये भी नहीं होगा। नो टैक्सेस डिडक्टेबल सोर्स और मैच्योरिटी, यहाँ पे डी देखो, नो टैक्सेस डिडक्टेबल एट सोर्स ऑन मैच्योरिटी प्रोसीड रिसीव बाय मिस्टर राजेश, टैक्सेस डिडक्टेबल एट सोर्स ऑन मैच्योरिटी प्रोसीड रिसीव बाय मिस्टर ब्रिजेस, एंड द टैक्स हमारा 16,000 आ रहा है। तो हमारा करेक्ट आंसर ये होगा डी। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में यहाँ पे हर एक इंटीरियर डेकोरेटिव डिक्लेयरिंग प्रॉफिट है अंडर सेक्शन नंबर 44DA। 44DA में वो क्या कर रहे हैं, वो यहाँ पे डिक्लेयर कर रहे हैं प्रॉफिट। तो 44DA में अगर वो प्रिजम्पटिव बेसिस में आ रहे हैं, देयरफॉर अपन ये एज्यूम करेंगे कि वो टैक्स ऑडिट के लिए लायबल नहीं है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पे अपना बाकी यहाँ पे ये जो भी पे कर रहे हैं, ब्रोकरेज पे कर रहे हैं, तो ये 194H नहीं लगेगा। तो 194H नहीं लगेगा क्योंकि मिस्टर हरी हमारे उनका जो वो इंडिविजुअल है और उनका जो लिमिट है वो टैक्स ऑडिट के लिए लायबल नहीं है। तो यहाँ पे अपना 194M लग सकता है अगर वो 50 लाख से एक्सीड करेगा। तो यहाँ पे क्या बोला कि मिस्टर हरी इंटीरियर डेकोरेटेड डिक्लेयरिंग प्रॉफिट अंडर सेक्शन 44DA और अर्लियर प्रीवियस है, उसने ब्रोकरेज पे किया 10 लाख का टू मिस्टर लाल ए ब्रोकर टू बाय रेसिडेंशियल हाउस, एंड ₹50 लाख टू मिस्टर श्याम ए कॉन्ट्रैक्टर फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द रेसिडेंशियल हाउस। ठीक है, तो फर्स्ट केस में तो यहाँ पे 10 लाख है, तो यहाँ पे अपना 194M अट्रैक्ट नहीं होगा। उसके बाद में कॉन्ट्रैक्ट है तो यहाँ पे 194C भी अट्रैक्ट नहीं होगा, क्योंकि अगेन ये 44DA में आ रहे हैं। बट यहाँ पे इनका जो है वो 50 लाख है, नॉट एक्सीडिंग 50 लाख बट 50 लाख है। तो यहाँ पे हमारा कोई भी TDS 194M भी अट्रैक्ट नहीं होगा। 194M कब अट्रैक्ट होता है, अगर वो 50 लाख से ज़्यादा होता है। तो इस केस में अपना कोई भी TDS पे नहीं करेंगे। तो आई गेस यहाँ पे ए होना चाहिए। 20 का ए है कि नो TDS प्रोविजंस आर अट्रैक्टेड इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर हरी इन रिस्पेक्ट टू पेमेंट टू मिस्टर लाल एंड मिस्टर श्याम। लास्ट क्वेश्चन आते हैं। मिस्टर हरी एक सैलरीड इंडिविजुअल है, वो रेंट पे कर रहे हैं 55,000 पर मंथ टू मिस्टर राघव फ्रॉम जून 2019। ठीक है, मतलब वो बेसिकली रेंट पे कर रहे हैं जून से लेके। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट एज्यूमिंग मिस्टर राघव हैज फर्निश्ड पेन।
तो फर्स्ट है कि नो टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड सिंस ही इज नॉट सब्जेक्टेड टू टैक्स ऑडिट अंडर सेक्शन नंबर 44 AB. ही हैज़ टू डिडक्ट टैक्स एट द रेट ऑफ 5% फॉर रेंट पेड एवरी मंथ. ही हैज़ टू डिडक्ट टैक्स. तो इस केस में हमारा जो आंसर होगा कि मिस्टर हरी हैज़ टू डिडक्ट टैक्स ऑन द रेट ऑफ 5% ऑन द एंटायर रेंट पेड फॉर फाइनेंशियल ईयर 1920 फ्रॉम द रेंट पेबल फॉर मार्च 2020. ठीक है. तो दिस वॉज आवर TDS का एक्सरसाइज क्वेश्चन. सो बाय बाय.